चलो किधर थे लास्ट लेक्चर, लास्ट सेशन? एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड हो गया था, बाकी था ना। हाँ मगजमारी है वो, बहुत मगजमारी है। इसको हटा दूं, मुझे मन नहीं कर रहा, इतना अच्छा हैंड राइटिंग है हटाने का, लेकिन अभी क्या हैंड राइटिंग है, लिखते रहने का मन कर और उसके ऊपर अभी मेरा हैंड राइटिंग है। ये नहीं मिटा रहा है, चलिए गुडविल डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर, नहीं किया? अच्छा, एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड का मतलब ऐसा एग्रीमेंट जो किसी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज, वो छोड़ो वहां पे क्या दिया फिलहाल, पहले इधर सुनो फिर बाद में सोच में देख लेना। ऐसा एग्रीमेंट जो किसी को ट्रेड करने से रोके, वॉइड है। ट्रेड या बिजनेस वगैरह करने से रोके, वो क्या है? वॉइड है। बिल्कुल, बिजनेस करना, ट्रेड करना हर एक का पर्सनल राइट है, तो कोई उसको वो बेसिक राइट छीन नहीं सकता, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, एक्चुअली फंडामेंटल राइट है टू डू ट्रेड और बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ एनी काइंड व्हाटएवर ही वांट्स। हाँ, ऐसे तुम विदाउट सीए का डिग्री सीए का प्रैक्टिस नहीं कर सकते, वो अलग बात है, बट अदरवाइज बिजनेस तो तुम कोई भी कर सकते हो, कोई तुमको करने से रोक नहीं सकता, लाइसेंस वगैरह छोड़ो, बाकी नहीं लोग। समझ में आ रहा है? तो वॉइड है। अब इसका एक्सेप्शन गुडविल है, यू टेल मी व्हाट इज गुडविल। अच्छा, तो एफवाईजेसी में बोला था ना, उससे थोड़ा अच्छा सोफिस्टिकेटेड मीनिंग है ना, थोड़ा एडवांस मीनिंग चाहिए मुझे। वो जो एफवाईजेसी में जो मीनिंग था वही है अभी तक, नहीं समझा? वो एग्जांपल, हाँ एग्जांपल देके समझा। एक होटल है, वो इस जगह पे ओपन हुआ है, और वो 5 साल हो गए, वो अभी बेच रहा है। हाँ, जो गूगल वाले है उसका शॉप का वो अलग से लेगा और उसके ऊपर चार्ज करेगा गूगल। ये डिस्कस किया था मैंने, नहीं किया था? मुझे मैंने किया था ना, हाँ कभी किया। ओके, तो मुझे मेरा मेरे टाइप का एग्जांपल लग रहा है इसलिए। हाँ अच्छा, गुड, याद है तो अभी पढ़ा, अभी देखा। अरे नहीं, छोड़ो छोड़ो। गुडविल का मीनिंग क्या है? गुडविल है ना, समटाइम्स acts as a बैलेंसिंग फिगर। अब मैं अकाउंट्स में ज्यादा डिटेल में जा नहीं सकता, जाने की मेरी इच्छा भी नहीं है, लेकिन थोड़ा तो जाएगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट उनमें सिर्फ अकाउंट्स में पड़ा, बराबर ना? प्रैक्टिकली ये कॉन्सेप्ट सिर्फ अकाउंट्स में है, वैल्यूएशन वाइज, और अकाउंट्स में ही आएगा। अब से फॉर एग्जांपल मैं मेरा बिजनेस बेच रहा हूँ, मतलब बिजनेस के सारे एसेट्स बेच रहा हूँ, इसको बेच रहा हूँ, उसका वैल्यूएशन सबको 60 लाख है, और कंसिडरेशन डिसाइड हो गया 70 लाख रुपए। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि 60 लाख तो तेरे को देना ही पड़ेगा, तो 60 लाख का तो असेट्स है टेंजिबल, लेकिन 10 लाख का मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए क्योंकि फर्स्ट डे से तेरे को कस्टमर्स मिलेंगे। कुछ समझ में आ रहा है? रेडी बिजनेस है, अगर तू अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया अपने नाम पे तो नहीं आते कस्टमर्स, स्ट्रगल करना पड़ता है। अब तेरे को स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट डे से कस्टमर मिलेंगे, तो होटल तो वही रहेगा। होटल का कोई बंदा, कोई भी कस्टमर होटल में जाता है तो वो ये नहीं देखता ना कि ओनर कौन, वो तो देखता है कि होटल है, वर्षों से जाते आ रहे। अनलेस एंड अनटिल टेस्ट बिगड़ जाए तो सब तो बेच रहा हूँ ना। शेफ का सैलरी वगैरह तो तुम दोगी, वो तो अलग बात है, वो तो वैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो वैसे भी रिकरिंग है, होता है। मैं असेट सारे बेच रहा हूँ, समझ में आ रहा है कुछ? तो मैं 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा हूँ। इसको तो दिखाना पड़ेगा ना कि 60 लाख में से प्लांट एंड मशीनरी कितना, प्लांट वॉट एवर इट इज, मशीनरी बाकी सारा
टेबल कुर्सी वगैरह वगैरह इसका एक्सपेंस, अब वो कितना होगा, 60 लाख होगा। अब उसने 10 लाख का क्या खरीदा, कस्टमर तो नहीं लिख सकती, और क्या नाम देंगे, क्या नाम देंगे, गुडविल। तो समझा क्या बोला, जो 10 लाख रुपया, अभी तो दिखता है ना, फील कर सकते हैं, दिखता नहीं है लेकिन फील कर सकते हैं कि 10 लाख रुपए का ऐसे ही नहीं दिए 10 लाख रुपए, किस बात के लिए 10 लाख रुपए, रेडी सेटअप के 10 लाख रुपया दे। रेडी सेटअप दिखता नहीं है, रेडी सेटअप का मतलब दिखने में नहीं, रेडी सेटअप का मतलब फर्स्ट डे से कस्टमर तुम एंजॉय करो। ये तो कोई छोटा बच्चा भी बोल देगा, बराबर है, बिल्कुल करेगी। अपने नाम से करती तो स्ट्रगल करना पड़ता एटलीस्ट, क्योंकि नया होटल खुला है, फर्स्ट डे से नहीं है चालू होते, लेकिन जो 20 साल पुराना होटल है उसको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, फर्स्ट डे से आते रहते, तो तेरा फर्स्ट डे से धंधा होगा, तो इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट मैं तो कुछ ना कुछ चार्ज करूंगा ना, 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा। ये क्या है, गुडविल, समझ में आया। तो यहाँ पे गुडविल क्या है, एक्चुअली नथिंग बट, बैलेंस शीट भी करना, 60 लाख का असेट 70 लाख में खरीदा तो 10 लाख की तो दिखाएगी ना हिसाब अपने बुक में, परचेज किया, क्या परचेज किया, 10 लाख रुपए का गुडविल। तो गुडविल एक्चुअली ना बिजनेस बेचते टाइम काम आता है यूजुअली, नहीं तो गुडविल का वैसे देखा जाए तो क्या काम है गुडविल का, तुम बोलो, कुछ भी काम नहीं है, क्या काम है गुडविल का, क्या एंजॉय करोगे, गुडविल थोड़ी ऐसे एंजॉय करोगे दिखने में, समझ में आ रहा है, लेकिन बेचते टाइम डेफिनेटली इसका वैल्यू मिलेगी। यूजुअली बेचते टाइम, यूजुअली बिजनेस बेचते टाइम में गुडविल काम आता है यूजुअली, या मर्जर करना है तो भी एक ही बात हुई ना, दो कंपनीज को मर्ज करना है वो भी ये एसेट का वैल्यूएशन होता है। बट गोइंग कंसर्न में वैसे देखा जाए तो बैलेंस में दिखाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इसका कोई वैल्यू नहीं, समझ में नहीं आता, कुछ जरूरत भी नहीं आती होती, बुद्धि में जा रहे हैं। अब इसका एक और मेथड है जो पार्टनरशिप एक्ट में आता है, सेंटेंस दिया है, इसलिए मैं थोड़ा गुडविल के डिटेल में जाऊंगा, फिर हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है कॉल्ड सुपर प्रॉफिट, मेथड है एक्चुअली गुडविल कैलकुलेट करने का, जो सीए इंटर में आएगा, और तुमने बोला है कि तुम सीए इंटर देने वाले हो। तो ऐसा है कि सपोज स्टील इंडस्ट्री में हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हो, मेरे बिजनेस में, मेरे इंडस्ट्री में, मेरे जगह पे और कोई भी बिजनेस करेगा, ये करेगी, ये करेगी, ये करेगा, कोई भी करेगा, तो कम से कम अगेन 60 लाख का प्रॉफिट होगा ही होगा, दैट्स अ नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट इतना तो होना ही है, इतना तो एक्सपेक्टेड हो ही है, इतना तो कमा ही लेगा कोई भी। मैंने 70 लाख कमाए, ज्यादा कमाए कम कमाए, ये मेरा क्या है, टैलेंट है, इसको क्या बोलेंगे, टैलेंट थोड़ी लिखेंगे, क्या बोलेंगे, दिस इज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। नहीं तो कैसे कैलकुलेट करोगे गुडविल, गुडविल कैलकुलेट करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेट करोगे, अपनी रेपुटेशन की एग्जैक्ट वैल्यूएशन कौन बता सकता है दुनिया में, कोई नहीं बता सकता, एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हो, नहीं बता सकते, लेकिन ये अच्छा मेथड है, कि 60 लाख तो मैंने एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि हर कोई कमा लेता, मैंने 70 कमाया, तो 10 लाख जो मेरा है वो मेरा गुडविल है, ये सिर्फ मेरा है और कोई नहीं कमा सकता, और जो तुम्हारा स्पेशल है उसको रेपुटेशन बोलते हैं, रेपुटेशन मतलब होता क्या है, स्पेशल चीज, जो सब लोग कर रहे हैं वही तुम कर रहे हो, तो तुम्हारा उसमें क्या गुडविल है, तुम कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो वही तुम्हारा क्या होता है। रेपुटेशन किसकी होती है, जो ज्यादा रेपुटेशन किसकी होती है, जो मासेस से अलग हटके खड़ा होता है उसकी होती है, तो जितना वो हटके खड़ा है वो उसका क्या है, समझ में आ रहा है, हम एथिकल पार्ट में नहीं घुस रहे, मैं प्योरली कमर्शियल बात कर रहा हूँ, समझ में आ गई, पक्का। अब मैंने इसलिए भी मीनिंग दिया क्योंकि इसका लिंकेज पार्टनरशिप एक्ट में आएगा, इन्वेस्ट। अब यहाँ पे आ जाए, 60 लाख का असेट इसने 70 लाख में खरीदा, मतलब क्यों खरीदा, क्योंकि इसको रेडीमेड क्या मिलेंगे, कस्टमर्स मिलेंगे। अब लॉजिकल एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आंसर दो। अब ये बोलेंगे कि सर मैंने आपके कस्टमर्स खरीदे, तो ऑब्वियसली आपको ये मैं ऑर्डर दे रही हूँ, वैसे भी समझ सकते हो आप कि आप सेम एरिया में सेम बिजनेस नहीं कर सकते, समझ में आ गया,
क्योंकि अगर आप बाजू में वापस होटल पे गले पे बैठोगे, नाम चेंज कर दोगे, तो कुछ लोगों को तो पता चल जाएगा कि अच्छा झगड़ के अलग हुए, तो इधर इस होटल में जाते, अब तो मेरे कस्टमर्स खोने वाले। अब मैं कस्टमर का 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे चुकी हूँ ना सर, तो आप सेम एरिया में बिजनेस, ये मुझे ट्रेड करने से रोक रही है। लेकिन फेयर डिमांड है या अनफेयर डिमांड? फेयर डिमांड है, पैसा दे रही है सर। गुडविल 10 लाख रुपए आपको ज्यादा दे रही हूँ, सिर्फ 60 लाख रुपए देती ना तो बात अलग थी, तो आप बाजू में बिजनेस कर सकते। लेकिन अभी सर मैं आपको 10 लाख रुपए ज्यादा दे रही हूँ, किस चीज का दे रही हूँ? गुडविल थोड़ी कुछ मिलता है, गुडविल का मतलब क्या? कस्टमर्स। नहीं समझा? गुडविल मतलब क्या है? रेप्यूटेशन वगैरह छोड़ो, क्या करने के, रेप्यूटेशन तुम्हारी भी बेचोगे, कोई खरीदेगा, पैसे मिलेंगे। अरे यार आजकल लॉकडाउन में बहुत खराब हालत है, काम करते कुछ बचा नहीं है, गुडविल बेच देते, कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। बिजनेस में इसलिए खरीदेगा क्योंकि क्या मिलेंगे एक्स्ट्रा? कस्टमर्स। तो buyer of a goodwill can restrict seller of a goodwill not to sell business or from doing business in the same area. समझ में आया? So she would restrict me to do a similar business in the same area. बाजू में दुकान डालनी है सर, बिंदास डालो, स्टेशनरी का दुकान डालना है, हमको क्या प्रॉब्लम हो सकता है? कॉम्पिटिंग बिजनेस है क्या? नहीं, बाजू में डाल दो। अगर आपको होटल का ही बिजनेस करना है, ओके, एरिया बदल दो, में जाना क्या बोलो, आपको रोक नहीं रहे सर, टोटली। हम आपको एरिया में रोक रहे करने से, और वो भी फेयर डिमांड है ना सर, आपके कस्टमर्स खरीद रहे, अभी आप वापस उधर आओगे तो आपको 10 लाख रुपए ऐसे ही दिया ना मैंने, ये तो चीटिंग हुई ना। समझ में आ रहा है? पक्का? तो ये हम लोग पढ़ क्या रहे? ऐसा एग्रीमेंट जो दूसरे को ट्रेड करने से रोके, वॉइड है, लेकिन सेल ऑफ गुडविल में उसका एक्सेप्शन आता है कि बायर सेलर को रोक सकता है। आई रिपीट, बायर ऑफ अ गुडविल may restrict seller of the goodwill from doing any business from doing competing business in the same area. Clear? Okay. Good. Point clear है? हाँ बोल। अगर ए ने बी को बोला कि कुछ इससे ना सप्लाई मत लेना, मैं देता हूँ, हाँ। तो वही अब ये किधर से सुना तुमने? ऐसे इसका इधर तो कोई लेना देना नहीं। ए ने कि वो बी और सी में ट्रेड करने से रोकता है ना। हाँ इसके लिए वो अच्छा, इसलिए तो बोल रही। ए ने किसको बोला? बी को बोला, क्या बोला? कि सी से सप्लाई मत लेना, मैं तेरे को सप्लाई। उधर दिया है एक्सेप्शंस में, एक्सक्लूसिव डीलिंग एग्रीमेंट, सिर्फ मेरे प्रोडक्ट्स ही बेचेगी या सिर्फ मेरे ही प्रोडक्ट्स खरीदेगी, चलेगा, अलाउड। वेरी एक्सेप्शनल क्वेश्चन, मतलब आई एम वेरी सरप्राइज। दूसरा पॉइंट उसने पहले ही डिस्कस कर लिया, जीनियस। हाँ? जरूरी नहीं समझना, बाद में हो जाएगा, 10 मिनट के बाद समझ में आए, अभी समझना जरूरी नहीं। जीनियस, मतलब ऐसी तारीफ नहीं कर रहा हूँ सच में, क्योंकि आगे आने वाला है वो पॉइंट। एक्सीलेंट। हाँ चलो, हो जाएगा, ऐसी तारीफ नहीं की, आंसर दूंगा उसका। सेकंड पॉइंट, ये क्लियर है? सेल ऑफ गुडविल क्लियर? अच्छा तुम उधर मत जा, सीधा पीछे जाओ ना, तुमको चार्ट मिलेगा, देखना, ये अपना ट्री डायग्राम मिलेगा, दिखा। एक्सप्लेनेशन पहले पेज पे है, एक्सप्लेनेशन तो बाद में घर पे पढ़ने, पहले वो ट्री डायग्राम पे जा। पहला पॉइंट क्या लिखा है? सेल ऑफ गुड। उसमें कौन किसको रोकेगा? बायर रोकेगा, किसको रोकेगा? चाहिए तो उसमें वो क्या बोलते हैं, स्टिकी नोट्स होते हैं ना, उसमें वो ऐड करना। कैसे ऐड करोगे? बायर किसको रेस्ट्रिक्ट करेगा? सेलर को। शॉर्ट में लिखोगे तो भी चलेगा, रेस्ट्रिक्ट करेगा। किस चीज का रेस्ट्रिक्शन? सेम एरिया सेम बिजनेस, समझा ना? ऐसे शॉर्ट में लिख देने का ताकि हमको पता चले। ये सब चीजें ऐसी रहती है ना कि लास्ट मोमेंट पे काम आती है। BS लिख दो, रेस्ट्रिक्शन ऑन व्हाट? तो भाई सेम एरिया में सेम बिजनेस नहीं कर सकते, वैलिड है।
ये तो समझा ना, ये तो समझा ना। हाँ उसके ऊपर आते हैं, वो चीज ही अलग है। क्लियर है, क्लियर है। गुडविल का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आ गया। गुडविल लॉजिकली समझना जरूरी है। वो तो ठीक है, रेपुटेशन वगैरह बच्चों के लिए है, प्रोफेशनल्स के लिए ऐसा डेफिनेशन नहीं है। रेपुटेशन का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी इज कॉल्ड एज गुडविल। अरे पर उसका फायदा क्या है, मतलब क्या है? मैं दो तीन दिन पहले एक बैच में पूछ रहा था गुडविल का मतलब क्या है, रेपुटेशन लॉजिकल बता मतलब उसका मतलब क्या है। छोटा बच्चा अगर तुमको पूछेगा कि गुडविल का क्या फायदा है बिजनेस में, तुम उसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? अगर तुम उसको एक्सप्लेन कर पाओ तो ही तुमको समझ में आए, नहीं तो तुमको भी नहीं समझ। कुछ समझा क्या बोला? नहीं तो तुमको भी नहीं समझा, नहीं समझा था तुम। क्योंकि अगर ऐसा मीनिंग है तुम्हारा ना, गुडविल मीन्स मॉनिटरी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सॉरी मॉनिटरी वैल्यू ऑफ योर रेप्यूटेशन। नहीं नहीं, ये तो बेसिक हुआ। उसका एक्चुअल मीनिंग नहीं बोल सकते, उसको बोल सकते हैं कि डेफिनेशन है चतुर का। मुझे रैंचो वाला चाहिए, मुझे रैंचो वाला चाहिए, ताकि वो कॉन्सेप्ट समझ, ये समझ में आ गया। और भी मेथड्स, लेकिन और सी इंटर नहीं पड़े। और अकाउंट्स में ये क्लियर है पक्का? चलो सेकंड एक्सेप्शन क्या दिए, पार्टनरशिप है। और पार्टनरशिप में ना एक्चुअली दो चीजें है। अब मेरा वापस मन नहीं कर रहा लेकिन मिटा था। हाँ हाँ हाँ, किसने लिखा है, कौशल सर ने लिखा है? नहीं, किधर वो हैंडराइटिंग किधर? छोड़ो, हाँ आगे बढ़े। पार्टनरशिप में ना एक्चुअली दो चीजें है, दो एक्सेप्शन है। एक ड्यूरिंग पार्टनरशिप और एक दूसरा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ये तो तुमने सुना है। रिटायरमेंट किसका होता है? पार्टनरशिप कौन का होता है? पार्टनर का होता है, पार्टनर का होता है। तो दो पार्ट में डिवाइड होता है। देखो कैसे, सुनो सुनो, दो पार्टनर्स हैं, पहली पार्टनर हम तीन पार्टनर्स, ए बी सी, तीन पार्टनर्स। अब मुझे रिटायर, अब जब तक हम पार्टनरशिप फॉर्म में है, अगर होटल का बिजनेस या फास्ट फूड का ठेला है या वोटेवर, मुझे बाजू में अपना फास्ट फूड का दुकान डालना, तो कंपटीशन में आ जाएगा। तो ये अलाउ करेंगे क्या? नहीं करेंगे सर। आप अपने बिजनेस के साथ कंपटीशन में कैसे कर सकते? समझ में आ रहा है? सो ड्यूरिंग द पार्टनरशिप, any partner cannot do any competing business with the firm. Correct. So other partners can restrict a particular partner from doing business in the same area. ये समझा? तो अपने वर्ड्स में लिखो। अब तुम वापस पूछोगे तो मेरा आंसर वापस चेंज हो जाएगा। मेन चीज क्या है, सेम एरिया में कॉम्पिटिंग बिजनेस करना नहीं है। ये रेस्ट्रिक्शन अगर वो मेरे पे डाले तो वो रेस्ट्रिक्शन वैलिड है। समझ में आया? तो ऑब्वियस है ना सर, हम आपकी पर्सनल लाइफ अफेक्ट नहीं कर रहे हो, आप एरिया चेंज कर दो या बिजनेस चेंज करो। ये समझा? या तो आप एरिया चेंज कर दो, अगर आपको होटल ही डालना है ना, तो होते हैं ना, तुमने देखा होगा ना, एक ही बंदा 4-5 होटल्स में पार्टनर है, होता है। शेट्टी लोग जो होटल्स में होते हैं, अब उनका नहीं, शेट्टी लोग ही बोलते हैं ना उनको। कोई शेट्टी होगा तो इतना पर्सनली मत देना, ऑब्वियसली शेट्टी लोग ही बोला जाता है। और मैं कॉम्प्लीमेंट ही दे रहा हूँ, मैं कौन सा अपोजिट ये थोड़ी बोल रहा हूँ उनके अगेंस्ट। तो एक शेट्टी के नाम पे एक होटल नहीं होता, और जरूरी नहीं कि उस एक के नाम पे 10 होटल्स हो अकेले के नाम पे, उसका हर एक होटल में स्टेक होता है। हाँ तो लेकिन वो ये चीज देखते हैं कि आपस में कोई कंपटीशन में ना हो, तो वो एरिया चेंज कर दो। अब ये सामने मोनोपोली खुल रहा है पिज्जा का, एक बोरीवली में भी है, एसपी रोड में, साई बाबा नगर में भी है। अब मतलब साई बाबा नगर में मैंने आज ही देखा, वो चाइनीज एडिशन है वहां।
लेकिन बात समझो ना, सब अलग अलग एरिया में, जरूरी नहीं है कि हर जगह पे सारे पार्टनर सेम हो, अलग भी हो सकते। अब इसलिए वो मोनोपोली के एक ओनर को मैं जानता हूँ इसलिए, क्योंकि बोरीवली में मैं जाता था, रात को डिनर के बाद भूख लगती है, पहले पहले पैंडेमिक के पहले समझ में आ गया कुछ। तो देखो सोच समझ के कभी ना ऑब्जर्व किया करो ये चीज। अब वो दोनों तीन तीन जगह पे मैंने मोनोपोली अभी तक देखे, एक साई बाबा नगर की इधर मतलब बोरीवली कांदिवली के बीच में बोल सकते, बोरीवली में वैसे देखा जाए तो, और एक एसपी रोड बोरीवली, और उसका सीधा इधर आएगा तो इधर एक मोनोपोली, बीच में कांदिवली में भी आज नहीं तो कल बन जाएगा पक्का, उसको बंदा ही सॉलिड है वो, समझ में आ गया। लेकिन हर एरिया में देखना, हर एरिया में अलग अलग है, आजू बाजू में नहीं है, तो एक दूसरे से कॉम्पीट नहीं करेंगे ये बात। मैगडी का भी तो देखेगा तो हर एरिया में अलग अलग है, एक्सेप्ट अंधेरे, अंधेरे में आमने सामने, क्योंकि इतना चलता है कि एक कम पड़ता है इससे दूसरा दोनों फुल हो जाए। बाकी अदरवाइज तुम देखोगे तो एक एरिया में मैगडी है, उसके नजदीक के एरिया में मैगडी नहीं होगा, दूसरा वेस्ट में तो ईस्ट में होगा, या वेस्ट में एकदम एक दूसरे कॉर्नर पे हो सकता। मैं क्या बोल रहा हूँ कुछ समझने की कोशिश कर। तो कॉम्पिटिंग बिजनेस नहीं है, फॉर ऑब्वियस रीजन, डिवाइड हो जाएगा, ना तुम कमाओगे ना हम कमाओगे, तो सर ना आप कमा पाओगे ना हम कमा पाएंगे, उससे अच्छा एरिया चेंज कर दो या आप दूसरा धंधा डालो, हमको क्या प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है। तो फेयर रेस्ट्रिक्शन। अच्छा सर इनको पूछ के करूँ तो इनको प्रॉब्लम नहीं है, तो आप तो खुद भी करो, अगर इनको प्रॉब्लम नहीं है तो क्या सर, जैसे बोलो ना, दोनों अंधेरी के मैग्नेटिक फुल हो जाते, पैंडेमिक में नहीं पता, पैंडेमिक के पहले बोल रहा हूँ, दोनों आमने सामने, मतलब अंधेरी स्टेशन वेस्ट में बाहर निकलोगे, कभी गए हो अंधेरी स्टेशन में उतरोगे, अंधेरी स्टेशन के बाहर एक मैगडी है, उसके एग्जैक्टली सामने दूसरा मैगडी है, बीच में खाली क्रॉस करने का। अब वो इसीलिए क्योंकि दोनों मैगडी फुल हो जाते हैं, इतना डिमांड, तो अलाउ किया होगा स्पेशल केस, अदरवाइज मैगडी का कोई पॉलिसी ऐसा नहीं है कि नजदीक के एरिया में मैगडी कॉम्पिटिंग हो जाए। समझ में आ रहा है। हमको नहीं पता कि दोनों के ओनर सेम है, सेम है यानी फ्रेंचाइजी के, क्लियर है। चल खत्म। हाँ ये खत्म, ड्यूरिंग पार्टनरशिप खत्म, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अब कुछ एक क्वेश्चन पूछता हूँ सिंपल सा, मैं रिटायर हो गया फर्स्ट, सपोज झगड़ा करके रिटायर हो गया, कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं ना पार्टनर्स, रिटायर हो गया, बाजू में दुकान डाल लिया, डाल सकता हूँ, सेम दुकान डाल सकता हूँ, पार्टनरशिप अभी तो नहीं है, अभी तो नहीं है ना पार्टनर, तो अभी बाजू में दुकान डालूंगा, ये 5 रुपए में बेचते, मैं 4 रुपए में बेचूंगा, 3 रुपए में बेचूंगा, सर लुट जाओगे चलेगा, ये मिटनी चाहिए, इनको मिटा दूंगा, बस खत्म कर दूंगा। खत्म मतलब ऐसे थोड़ी मार रहा हूँ, कमर्शियली मार रहा हूँ, बिल्कुल मार सकता हूँ, बिल्कुल मार सकता हूँ, प्रॉब्लम क्या है, तुम करो, मैं 4 पे तुम 3 पे बेचो, यही तो कॉम्पिटिशन है और यही तो होनी चाहिए। अगर तुम किसी एरिया में बिजनेस करोगे और सेम बिजनेस है वहां पे, तो तुम क्या करोगे, एक तो उससे बहुत अच्छी क्वालिटी रखोगे या प्राइसिंग लो रखोगे, और क्या करोगे, हाँ तो ये तो चलेगा। लेकिन अब सुनना ध्यान देके, मैं रिटायर हो रहा हूँ, तब ये दोनों रिक्वेस्ट कर रहे, क्या कर रहे, सर कोई कंपल्सन नहीं है, आप रिटायर हो जाओ, एक रिक्वेस्ट है कि आप सेम एरिया में सेम बिजनेस मत करो, रिक्वेस्ट है, कंपल्सन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कंपल्सन तो कर ही नहीं सकते, आप अभी पार्टनर हो नहीं हमारे। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि ठीक है चल नहीं करता, तो मैंने इनको प्रॉमिस किया कि सेम एरिया में सेम बिजनेस नहीं करूंगा, मानना पड़ेगा, अब मानना पड़ेगा, बुद्धि में जा रहे हैं, प्रॉमिस किया तो नहीं तो बिंदास से। और ऐसा तो होता ही है कि पार्टनर्स में झगड़ा हो गया ना, बाजू में पार्टनर दूसरा दुकान डालता है, जानबूझ के झगड़ा है ना, तो झगड़ा दुश्मनी निभाएंगे ना, तो कैसे निभाएंगे बाजू में, क्योंकि इलीगल काम नहीं करने वाले, हम धंधे वाले लोग हैं, हम इलीगल नहीं करते, हम गुंडे वगैरह नहीं बेचते, हम मारते नहीं है, हम ऐसे ही मारेंगे कमर्शियल, तुम जगह बदलो, तुमको प्रॉब्लम है तो हम क्यों बदले, सर ट्रेड करने से रोकना है तो अवॉइड हो जाता ये पॉइंट नहीं है, वही तो बोल रहा हूँ, अगर अगर मैं खुद बोल रहा हूँ ना, मैं खुद बोल रहा हूँ, ये वैलिड है,
क्योंकि एक जमाने में ही सही पार्टनर थे, लेकिन आगे ये खाली क्या करेंगे, रिक्वेस्ट, वो मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूंगा तो मानना पड़ेगा, अदरवाइज अदरवाइज छोड़ना है। नहीं मानता, जाओ क्या कर लोगे, नहीं सर कुछ नहीं कर सकते, डालो बाजू में दुकान, हम कुछ बोल नहीं सकते, आपको खाली रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मत करो प्लीज, आपको नहीं माननी है तो वी कैन फोर्स यू, करो बाजू में दुकान। मार्केट में मिलते हैं, देखते हैं कौन जीतता है, फेयर है, दोनों फेयर है, लेकिन अगर मैं मानू तो मतलब हाँ बोलूं तो मुझे मानना पड़ेगा। सर वो तो पार्टनर से पहले इसलिए अगर आपको ऐसा अनजान होते और फिर उन्होंने रिक्वेस्ट किया होता और आपने हाँ नहीं तो वॉइड है, तो वॉइड है, खाली खाली कितना कौन सा बोला है पार्टनरशिप के केस में, ये बात समझो, मैं कोई थर्ड पर्सन हूँ और इनको पता चल गया, ऐसा होता है रे, तुम्हारा अच्छा बिजनेस चल रहा है होटल, और बाजू में एक ने ठेला लगा दिया और उस ठेले की वजह से तुम्हारा होटल एकदम डाउन हो गया, तो तुम उसके पास गए और बोल दिए कि तुम्हारा बिजनेस बंद कर दो, नहीं ये वॉइड है, मतलब उसको चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, पर वॉइड का मतलब क्या होता है, वॉइड का मतलब थोड़ी है कि होते नहीं है, होते कोर्ट में नहीं जा सकते, मतलब अगर वो हाँ बोल दे और ठेला चालू रखे तो तुम कोर्ट में नहीं जा सकते, तुमने तो वादा किया था, इसका कोई वैल्यू नहीं। चला ऐसा इसको चला गया इधर से इधर का टवा तो भी वो उधर ही लगाता है तो भी नहीं जाता, नहीं कोर्ट में नहीं जा सकते, चीज वॉइड है, उसकी वैल्यू ही नहीं है उस एग्रीमेंट की, खाली पार्टनरशिप छोड़ के, समझा, ये समझा। नेक्स्ट क्या किया, एलएलपी, सेम सेम, खाली पार्टनरशिप फॉर्म और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप दोनों अलग एक्ट है ना, इसलिए दो अलग एक्सेप्शंस दिए, अदरवाइज दोनों एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम, मतलब एक्सप्लेनेशन सेम होगा, एक में पार्टनरशिप फॉर्म आएगा, दूसरे में एलएलपी आएगा, बाकी एग्जैक्टली सेम, दोनों में रिटायर हो सकते, एलएलपी से भी रिटायर हो सकते हो, पार्टनरशिप फॉर्म से भी रिटायर हो सकते हो, तो अलग क्यों दिया, क्योंकि एक्ट अलग है, एक इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, दूसरा एलएलपी एक्ट 2008, ये समझा, तो दोनों का एक्सप्लेनेशन सेम होगा, लॉजिक पूरा सेम होगा, खाली एक्ट अलग है इसलिए एक्सेप्शन। अगर पार्टनरशिप में आपकी पार्टनरशिप में आपका झगड़ा होगा आपने रिपोर्ट किया बट आपके बाद आपका बेटा जाके बोलता है कि आपकी लोग की पार्टनरशिप आपके बदले वो रिप्रेजेंट करके कंटिन्यू करेगा तो चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा ना, वो अलग पर्सन है, मैं अलग पर्सन हूँ, उसका आपके नाम पे वो कंटिन्यू करेगा, क्यों करेगा, मेरा नाम कोई मेरे परमिशन के बगैर कैसे यूज कर सकता? मैं भी नहीं दूंगा परमिशन, मैं जिस फॉर्म से रिटायर हो चुका हूँ वही फॉर्म में मैं वापस नाम लगाऊं, रिटायर हुआ तो उसका कुछ पर्पस है ना, ऐसे ही थोड़ी कोई रिटायर होता है, या तो झगड़ा हुआ होगा, या तो अभी मुझे नहीं है अभी नाम खराब कर देंगे मेरा तो मैं रिटायर हो गया, ऐसा भी तो हो सकता है कि बराबर काम नहीं कर रहे हैं लोग तो मैं रिटायर हो रहा हूँ, तो मैं रिटायर इसलिए हो रहा हूँ ना क्योंकि मुझे इनके साथ काम नहीं करना, तो फिर भी नाम लगाऊं, पागल हो गया मैं, क्लियर है। सो ड्यूरिंग पार्टनरशिप और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, अगर पार्टनर्स के बीच में ऐसा हुआ है एग्रीमेंट कि सेम एरिया में सेम बिजनेस नहीं कर सकते तो ये रेस्ट्रिक्शन वैलिड है, और यही लॉजिक एलएलपी में, सेम एक्सप्लेनेशन, खाली एक्ट अलग, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर और एलएलपी एक्ट के अंदर। हाँ उसका कुछ दिया नहीं है यार, बराबर वैलिड क्वेश्चन है लेकिन उसका कुछ दिया ही नहीं है, तो खाली पार्टनर लिखा, बात खत्म। अगर माइनर पार्टनर है वो रिटायर हो गया और माइनर पार्टनर तो होता नहीं है, नहीं होता, माइनर पार्टनर नाम की चीज नहीं है, गलती से भी मत लिखना माइनर पार्टनर, बोर्ड्स में चल जाता था, मतलब 11th-12th में चल जाएगा क्योंकि पेपर से का कोई नहीं समझेगा उसमें रॉन्ग क्या है, माइनर कभी पार्टनर नहीं बन सकता, माइनर बन सकता है बेनिफिशियरी इन द पार्टनरशिप फॉर्म, थर्ड यूनिट में बात करते हैं, मतलब यही यूनिट में बात करते हैं जब माइनर का पार्ट आएगा, समझ में आ जाएगा, टेंशन मत, अभी कंफ्यूज हो जाएंगे कॉन्सेप्ट्स में, ये क्लियर है पक्का, ग्रेट, एलएलपी भी क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट,
any combination between producers या producer and retailers के पर्टिकुलर प्राइस के नीचे मत बेचो। जैसे फॉर एग्जांपल 750 रुपीज है, इसके नीचे बेचने का नहीं, इसके ऊपर बेचने का नहीं, क्या रिस्ट्रिक्शन वैलिड है? क्या रिस्ट्रिक्शन वैलिड? कॉम्बिनेशन या एक साथ काम करेंगे, दो प्रोड्यूसर्स ने बीच में डिसाइड किया कि हम एक साथ काम करेंगे, क्या बोल सकते हैं? प्रोड्यूसर 1, एक सेकेंड, प्रोड्यूसर्स में 1 and 2 दोनों ने एक साथ डिसाइड किया कि हम एक साथ आएंगे और ट्रेडिंग करेंगे। कॉम्बिनेशन आ कॉम्बिनेशन एक साथ आते, तो एक साथ में सर रेस्ट्रिक्ट क्या करेंगे? रेस्ट्रिक्ट क्या करेंगे कि एक साथ ऐसा है कि तुम तुम्हारे एरिया में करना, हम हमारे एरिया में, आपस में एडजस्टमेंट कर लेंगे, कुछ भी कॉम्बिनेशंस। अब उन्होंने भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि ट्रेड कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं। प्रोड्यूसर्स या प्रोड्यूसर रिटेलर या रिटेलर होलसेलर के बीच में बिजनेस रिलेटेड कुछ भी एक साथ आगे अरेंजमेंट्स हो, ताकि तेरा भी भला हो मेरा भी भला हो, ऐसे सारे कॉम्बिनेशंस थोड़ा रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करे तो भी वैलिड। अब ये भी तो रिस्ट्रिक्शन है ना इन अ वे कि 750 के नीचे बेचने का नहीं, ये भी एक क्या है? रिस्ट्रिक्शन है। मुझे ऊपर बेचना है, नहीं बेच, मैक्सिमम कस्टमर को 750 के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, वैलिड है। रिस्ट्रिक्शन है फिर भी वैलिड। मत बेच, 750 के ऊपर बेचना मत बेच, मेरी चीज है, मैं रिस्ट्रिक्शन डाल रहा हूँ। चल नेक्स्ट, नहीं उसके पहले नहीं, लास्ट वाला करते, क्या लिखा है? ये एक्चुअली ना एक साथ भी हो सकता था, उन्होंने सेपरेट दिया, एक्सक्लूसिव डीलिंग। तेरे क्वेश्चन का आंसर, प्रोड्यूसर ने होलसेलर को बोला कि सिर्फ मेरे ही गुड्स बेचेगा और किसी को, एक्सक्लूसिव डील है, सिर्फ मेरे गुड्स बेचेगा और किसी के नहीं बेचेगा। नाउ से फॉर एग्जांपल, अभी तुमने किसी दुकान में देखा होगा, आइसक्रीम लेने जाते हो तो कुछ दुकानों में, सारे नहीं, सिर्फ एक ही आइसक्रीम मिलता है, एक ही मतलब एक ही ब्रांड का, सिर्फ हैमबर्ग का मिलता है। सारे दुकानों में नहीं होता ऐसा, लेकिन कुछ दुकानों में होता है कि सिर्फ हैमबर्ग का मिलेगा, तो हैमबर्ग में वैरायटी मिल जाएगा तुमको, लेकिन दूसरा ब्रांड नहीं रखते हम लोग। क्यों नहीं रखते होंगे? क्योंकि हैमबर्ग के साथ ट्रांजेक्शन हुआ कि सिर्फ हमारे बेचोगे, बाकी किसी के नहीं बेच, नहीं तो हमारे नहीं बेचोगे, किसी और के बेच, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जबरदस्ती थोड़ी कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि अगर हमारे बेचोगे तो सिर्फ हमारे, एक्सक्लूसिव डील एग्रीमेंट बोलते हैं, एक्सक्लूसिव डील एग्रीमेंट, सिर्फ हमारे, बाकी किसी के। बराबर ना? तेरे क्वेश्चन का आंसर आ गया, चलेगा, अलाउड है, एक्सीलेंट प्रश्न, अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है। ये मैंने एक दो जगह पे R&D की थी, क्योंकि मुझे तो बहुत गंदी आदत रहती है, वहां गया थोड़ा टाइम रहे तो मैं पेशप पे मारता रहता हूँ। अगर सामने वाला बंदा इंटरेस्टेड दिखे और उसको अगर बड़ी बड़ी ऑर्डर देनी है, तो धंधा कर रहे हैं ना उसका, तो थोड़ा बहुत निकाल लेते ना इन्फॉर्मेशन, क्या पता हमको कब काम आए। तो ऐसे ही आइसक्रीम लेने गया था, तो मैंने ये पूछा था, तो उसने बोला कि हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो जो फ्रिज होता है ना उनकी तरफ से आता है, तो वो एक्सक्लूसिव बोलते हैं, तो 2 फ्रिज रखोगे तो चले, लेकिन 2 फ्रिज परवड़ेगा चाहिए ना, 2 फ्रिज उसको परवड़ेगा नहीं, ज्यादा होता है ना रे, बिल बहुत आएगा ना। उसको बहुत छोटा दुकान था, जनरल स्टोर था प्लस वो आइसक्रीम भी रखता, एकदम छोटी सी दुकान थी उसकी। तो उसने बोला कि ये मगजमारी रहता है, तो हम इसलिए अमूल नहीं रख सकते, तो आपको यहाँ पे हैमबर्ग सब कुछ मिलेगा, लेकिन हैमबर्ग का रेस्ट्रिक्शन। अब ज्यादा डिटेल में थोड़ी बोलेगा यार, तो मतलब उसको समझ में बाजू में दुकान डालने वाले हैं, चुप बैठेगा। जितना पूछ सकते हो उतना मैंने पूछा, अभी मुझे तो दुकान नहीं डालनी, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है कि एक हाथ ब्रांड के ही गुड्स रहते हैं, सारे दुकानों में नहीं होता, अभी मैं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ होता है, जैसे वेलनेस केमिस्ट होता है, वेलनेस 24/7, अब उसमें अभी आ गए, लेकिन पहले मैंने देखा था ना उधर खाली मदर डेयरी के आइसक्रीम मिलते, क्योंकि रात को 12:30-1 बजे भूख लगती है कुछ लोगों को, 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, और आइसक्रीम खाने का मन करता है, तो ऐसे केस में वो किधर जाएंगे? वेलनेस जाएंगे। अब वेलनेस में जो मिले वो ले, तो मदर डेयरी चलेंगे,
मदर डेयरी एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे नहीं याद अभी कौन सा था, मदर डेयरी था कोई दूसरा था, लेकिन वो अदरवाइज ब्रांड नहीं चलता, लेकिन तभी चले तो मदर डेयरी को सिर्फ हमारे गुड्स आगे किसी से हम फ्रीज फ्री में देंगे, हम फ्रीज फ्री में देंगे, मार्जिन भी ज्यादा रखेंगे। तो वेलनेस का भी अपना फायदा है। वेलनेस को पता है जो आइसक्रीम 2 बजे रात को खाने आएंगे उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन से ब्रांड का आइसक्रीम है, भाई दे अभी आइसक्रीम खाना है, क्रेविंग है। तो अमूल नहीं है, हैमर नहीं है, कॉर्नेटो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बचा के फिर कौन सा मदर डेयरी, हाँ चल दे दे भाई, जो है वो दे दे। तुम भी वही करोगे अगर तुमको तभी क्रेविंग है, खाना ही है, समझ लो। ये क्या है, ये गलत नहीं, सही है, चलेगा। अब म्यूचुअली अग्री हो रहा है, प्रॉब्लम क्या है, चलेगा, ऑब्वियस बात है, चलेगा। आजकल तो मैं कुछ दुकानों में ये ब्रांड देख रहा हूँ आइसक्रीम का, ये अरुण, सिर्फ अरुण के आइसक्रीम। तो ऑब्वियसली कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया हो, फ्रिज भी वो लोग सप्लाई करेंगे, मुझे तो गारंटी है फ्रिज भी सप्लाई करेंगे। तो अरुण ब्रांड का आइसक्रीम कौन रखेगा दुकान में पहले, अनलेस एंड अनटिल मुझे स्पेशल बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, वो भी केमिस्ट में, एक दो केमिस्ट में। केमिस्ट में ऐसा होता है ना कि तुम कभी कोई अलग टाइम पे जाते हो और केमिस्ट में कोई आइसक्रीम मिलने नहीं जाता, लेकिन केमिस्ट में जिस पर्पस के लिए जाते हो आइसक्रीम दिख जाता है तो मिल, ऐसा उनका ऑब्जर्वेशन है। एनीवे छोड़ो, ये समझे, ये क्या, ये कौन सा ब्रांड है आजकल, तो आज तो कोई इसको पूछता नहीं है, बाद में देखा नहीं, पता नहीं बढ़ जाए, मैंने कहा भूखा सकते हैं, आगे बढ़े भी जाएगा शायद, लेकिन आज तारीख में कुछ नहीं, फिर भी वो रखता है और सिर्फ अरुण रखता है, बाहर अरुण का ही लिखा है, मतलब फ्रिज के ऊपर भी अरुण का ही है पूरा स्टिकर वगैरह, एक्सक्लूसिव डीलिंग एग्रीमेंट, चलेगा चलेगा। अब उसको डेफिनेटली फायदा होता होगा तभी तो किया होगा उसने अरुण का। या कुछ लोग एजेंसीज देते हैं, एजेंसीज मतलब सिर्फ अगर एक का ही एजेंसी लिया, मतलब मेरे पास खाली एक ही ब्रांड के गुड्स हो बाकी किसी के नहीं, तो वो रोक रहा है ना इन अ वे तुमको दूसरे ब्रांड के गुड्स बेचने से। कि मैंने अगर होंडा का डीलरशिप लिया, होंडा का, तो मेरे पास सिर्फ मैं होंडा का ही गाड़ी बेच सकता हूँ और किसी का नहीं। टोयोटा का डीलरशिप लिया तो टोयोटा का ही गाड़ी बेच, है ना, मलाड में ना जो टोयोटा का शोरूम लिंक रोड का है। अब तो तुम उधर जाके टाटा का पूछोगे तो क्या तुम क्यों हो दुनिया में, क्यों आए, ऐसी शक्ल से देखेगा तुमको, मतलब अरे भाई टोयोटा का शोरूम टाटा कैसे पूछ सकते हो, समझा, क्लियर, चलेगा, अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है, होना भी चाहिए। अब मुझे तो धंधा करना है, मैं अगर इस कंपनी का मालिक हूँ तो मैं ऐसी फैक्ट्री सप्लाई करूंगा जिससे मेरा धंधा हो, फिर एक बार अगर लोगों को अच्छा लगे तो फिर अपने आप चलेगा। अमूल ने भी किसी जमाने में ऐसा किया होगा, हमको नहीं पता क्या स्ट्रेटेजी। चलो एनीवेज आगे बढ़ते, अब भूख लगी आइसक्रीम, हाँ हाँ, सर्विस एग्रीमेंट। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बोला कि जब तक तू मेरे पास काम कर रहा है तब तक और किसी के पास काम नहीं कर सकता, मतलब एम्प्लॉय सिर्फ एम्प्लॉयर को सर्विस दे सकता है, अगर और किसी को दे रहा है तो वो अलाउड नहीं है, ओनली टू एम्प्लॉय। सर्विस तो दे सकता है, पार्ट टाइम जॉब तो कर सकता है, हाँ मगर बिजनेस के लिए से फॉर एग्जांपल तू पार्ट टाइम कर रहा है, कंसल्टेंसी कर रहा है और तू मेरे कंपनी में फुल टाइम एम्प्लॉय है, तो मैं क्या बोलूंगा कि तू बाकी काम नहीं कर सकता। सपोज मैं साइड बाय साइड बिजनेस कर, उसके लिए भी काम नहीं करना है, अब टोटली अनरिलेटेड है तो बात अलग है, पर वो मेरे ऊपर है, वो तो मेरे ऊपर है। फिर तू बोलेगा नहीं रात को 10 से 12 करूंगा, आपको क्या प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉब्लम है, मुझे रिस्क लग रही है, तो तू भाई कॉम्पिटिटर के साथ में ही जाएगा। बिजनेस में हमेशा थोड़ा बहुत इनसिक्योर होता है स्वभाव से, उसको हमेशा लगा रहता है कि एम्प्लॉय कब दूसरे जगह पे जाए,
ऐसा हर बिजनेसमैन को लगा होता है, प्योरली बिजनेसमैन बोलता हूँ, सारे एंटरप्रेन्योर्स नहीं होते वैसे, मैं बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ। प्योर जो कमर्शियली सोचता है, उसके दिमाग में ये हमेशा थोड़ा बहुत रहता है कि अगर मेरा एम्प्लॉय दूसरी जगह पे गया तो, या मेरे एम्प्लॉय की एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्विसेज अगर मेरे कॉम्पिटिटर को मिले तो मेरा सीक्रेट्स भी तो लीक कर सकते, नहीं चाहिए, नहीं कर सकता। चलो समझा, पक्का। आप तो ये रेस्ट्रिक्शन या कुछ ऐसा कि कोई बहुत बड़ा क्लास है कॉमर्स का, नाम नहीं ले सकते और उसकी जरूरत भी नहीं, और किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना, और उसने अपने फैकल्टीज को बोला है कि सिर्फ मेरे पास काम करने का, प्राइवेट ट्यूशन भी नहीं लेने का, तुमको मैं इनफ वर्कलोड दे दूंगा। अब हम ये नहीं बोल रहे कि ये गलत है, अगर मैं उसके जगह पे हूं तो शायद मैं भी यही करता, तो तुम और जगह पे काम नहीं, तुमको दे रहा हूं ना काम, और जबरदस्ती थोड़ी कर रहा हूँ। अगर मेरे साथ काम करना है तो सिर्फ मेरे साथ काम करना, और किसी के साथ नहीं। एक ऐसे दूसरे क्लास में मैं गया था जब मैं इस फील्ड में एकदम नया नया था, अब मैं नाम नहीं ले सकता लेकिन वो जरूरी भी नहीं है, तो जहां पे मैं पढ़ा वो मैडम थी, उनको जाके मिला, एंड शी वाज वेरी मदर फिगर टू मी, मतलब वो जो बोलेगी वो गाइड करेगी, उसके अकॉर्डिंगली गया। तो उन्होंने भी पहचाना, और बहुत अच्छा रिलेशन था हम दोनों, तो बहुत, मतलब इतनी बार ऐसा ऐसा मारा है, तो बहुत अच्छा रिलेशन था, और प्यार भी तो उतना होता है ना, तो मतलब इट्स लाइक शी इज लाइक मदर फिगर टू मी। तो डेफिनेटली उनको जाके मिला और उनको बोला कि मैं इस फील्ड में आ रहा हूँ वगैरह वगैरह, तो उन्होंने बोल दिया ठीक है, यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर क्लासेस, बट और किसी जगह पे काम नहीं कर सकते, दिस इज द ओनली कंडीशन, दिस इज द ओनली कंडीशन, बाकी वी विल ट्रेन यू, उसका टेंशन मत ले, और मुझे पता है तेरे कॉन्सेप्ट कैसे है, मेरे हाथ से निकला है तू, तो मुझे पता है, उसका मुझे टेंशन नहीं है, मुझे सिर्फ इतना कंसर्न है कि तू और किधर काम नहीं कर सकता। अब ये कंडीशन मुझे रास नहीं आई, तो जबरदस्ती थोड़ी है। अच्छा, ऐसा थोड़ी हुआ कि उसके बाद से रिस्पेक्ट कम हो गया मेरा, नहीं, वो तो कॉल क्लासेस की पॉलिसी, तब उन्होंने कुछ नहीं बोला, बाद में 2-4 बार मिली, कुछ नहीं, कैसा चल रहा है, ठीक चल रहा है ना, प्रोफेशनल रिलेशन था, तब बात हुई थी वो प्रोफेशनल हुई थी, उतना डायलॉग छोड़ के बाकी पर्सनल था, कैसे हो, कैसे चल रहा है वगैरह, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। डेफिनेटली employer can restrict his employee not to trade or not to do any competent business or exclusively work for me, ऐसा वो कंडीशन डाल सकता है, and this is a restriction, this restriction is valid, 100% valid, okay, clear। इनफैक्ट ये लोग इंस्टीट्यूट तो ऐसा बोलते हैं कि इसको तो रेस्ट्रिक्शन ही नहीं बोलते, ये तो ऑब्वियस है, ऐसा तो हर एम्प्लॉयर ने करना चाहिए, ऐसा हर एम्प्लॉयर ने करना चाहिए कि तुम और कहीं पे सर्विस नहीं दे सकते, इसको तो रेस्ट्रिक्शन ही नहीं बोलते, पागल, इतना तो दिमाग चलाने की बात है, नहीं तो भाई तेरा धंधा बंद कर देगा तेरा एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज तो नोच खाने बैठे ही है, सॉरी, कॉम्पिटिटर्स तो नोच खाने बैठे ही है, समझ में आ रहा है। अगर मैं एक बहुत बड़े क्लास में पढ़ा हूँ तो दूसरा क्लास तो ये रेस्ट्रिक्शन वैलिड बोला जाता है। तो सर अभी आप भी तो पढ़ाते हो, मैं एम्प्लॉय नहीं, एम्प्लॉय इज अ डिफरेंट थिंग, फ्रीलांसर इज अ डिफरेंट थिंग। तो मैं जिस क्लास, ये तुमको पता होना चाहिए, भले मैं हमारे फील्ड से रिलेटेड बोल रहा हूँ, बट यू मस्ट नो दिस, अगर मैं उस क्लास में ज्वाइन कर लेता तो एज एन एम्प्लॉय ज्वाइन करता, नॉट एज अ विजिटिंग फैकल्टी, विजिटिंग फैकल्टी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता, क्योंकि एम्प्लॉय नहीं हो तुम्हारा, तो तुमने खरीद नहीं लिया मुझे, थोड़ा सीधी बात करो तो तुम रेस्ट्रिक्शन नहीं डाल सकते, छोटे मोटे रेस्ट्रिक्शन दे के रूल्स वगैरह, पर मैं किधर भी काम कर सकता हूँ, वो ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए एज ए विजिटिंग फैकल्टी, एज एन एम्प्लॉयर बिल्कुल। तो उन्होंने सर्विस एग्रीमेंट दिया, सर्विस मतलब एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, क्लियर, फ्रीलांसिंग में नहीं होता, ये तो फ्रीलांसिंग है। अब एम्प्लॉय के अपने बेनिफिट्स भी तो होते हैं, एम्प्लॉय को फिक्स सैलरी मिलती है, हमको नहीं मिलती, अपने अपने फायदे, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गलत है कुछ भी, अपना अपना चॉइस है, क्लियर है।
फिर चलो आगे बढ़ो, क्योंकि कल को उठ के ऐसा भी हो सकता है कि कोई तुम लोग में से कोई क्लास ज्वाइन करना चाहे या कुछ भी करना चाहे पढ़ाने के लिए, मेरे पेट पे लात मत मारो, लेकिन फिर भी तो ये छोटी छोटी चीजें ये सब पता होनी चाहिए। क्या क्या हाउ डेयर यू, तुम ऐसे रिस्ट्रिक्शन रन भी कर सकते हो, मेरी मर्जी में जिधर काम करना है करो तो करो, हमारे पास मत आना। सेम काइंड ऑफ बिजनेस में जॉब नहीं करते। सेम काइंड, हाँ यूजुअली। See, what contract act says, the restriction should be reasonable. अब तुम तो पर्सनल लाइफ में भी घुस गए कि शादी नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, अब तो बाहर में जो है ऐसा कौन सा जॉब होता है, ये वॉइड है। फेयर रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए है, समझा ना? पर्सनल लाइफ में नहीं घुस सकते, प्रोफेशनल लाइफ ऑब्वियस बात, और घुसते भी नहीं है यार, क्या लेना देना है, तुम पर्सनल लाइफ में जो चाहिए करो, प्रोफेशनल लाइफ में मेरे कंपटीशन में नहीं कर सकते। सर खाली टाइम में खाली प्राइवेट ट्यूशन दूंगा, नहीं चल सकता, एम्प्लॉय को नहीं चल सकता, फ्रीलांसर को चल सकता, फ्रीलांसर को चल सकता, रेस्ट्रिक्शन सही। हमको थोड़ी सैलरी मिलती है, हमको थोड़ी पीएफ मिलेगा, हमको थोड़ी पेंशन मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, तो एटलीस्ट हमको फ्रीडम तो मिलना चाहिए, तो फ्रीडम है, हमको फ्रीडम चाहिए, पैसे हम कमा लेंगे, सीधी सी बात है। क्या हुआ, इतना सीरियस कुछ नहीं था, हर एक का चॉइस होता है, नहीं सारे के बढ़ गए, क्लियर है सारे एक्सेप्शंस, एग्रीमेंट इन डिस्टेंट ऑफ स्टेट, दैट्स व्हाई आई सेड कि बहुत लंबा है, बहुत कंफ्यूजिंग भी है, इसके ऊपर ट्रिकी क्वेश्चंस भी आ सकते। अच्छा ऐसा भी होता है, और इसका लिंक है ना, मैं हर चीज का लॉजिकल रिलेवेंस दे रहा हूँ, इसका लिंक तुमको 5th यूनिट में मिलेगा डैमेजेस में, वही क्लास ओनर ने बोल दिया कि तुम 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, 5 साल में छोड़ के भी नहीं जा सकते, रिजाइन भी नहीं कर सकते, अगर रिजाइन करोगे तो हम तो गुलाम नहीं हो तुम हमारे, तुम छोड़ सकते हो, लेकिन अगर रिजाइन करोगे तो 40 लाख रुपया देना पड़ेगा, अब तुमसे 40 लाख रुपया नहीं चाहिए, लेकिन करोड़ों लेके बैठा हो, तुमसे 40 लाख रुपए करके क्यों करूंगा, 40 लाख रुपए इसीलिए रखा है ताकि तुम 5 साल पहले रिटायर ना हो, 40 लाख देख के कौन 40 लाख कौन देगा 5 साल तक, कैसे कैसे करना, और मैं तेरे को एक्सप्लॉइट कर सकूं, एक्सप्लॉइट मतलब मारूंगा नहीं, एक्सप्लॉइट का मतलब यूज कर सकूं, वो तो करूंगा ना, हर एम्प्लॉयर करता है एम्प्लॉय को, हर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को करता है, कुछ एक्सेप्शन हो करता ही है, मानो ना मानो, वो लैंग्वेज अलग अलग यूज करे, वो बताएगा नहीं तो मुंह पे कि तुमको यूज किया जा रहा है, लेकिन वो यूज करे, वो तो होता ही है, वो तो होता ही है। इसलिए तो बोलते हैं ना कि किसी के अंडर काम नहीं करूंगा, खुद का काम करूंगा, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं, वो एक्सपीरियंस पे ही बोलते हैं, नहीं समझा, बोलते हैं ना कुछ, मुझे नहीं करना है किसी के अंडर जॉब, खुद की मर्जी का मालिक हो, भले काम कमाओ लेकिन खुद का, वो एक्सपीरियंस आए होते हैं, कुछ लोगों का स्वभाव होता है, ईगो होता है, नहीं करूंगा। एनीवेज क्लियर है, उसका एमएल जो होता है आज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय डन, पक्का क्लियर है, हाँ चलना बहुत हो गया, अभी नेक्स्ट पॉइंट पूरा हो गया, वो एग्रीमेंट्स रिस्ट्रेनिंग मोनोपोली वगैरह सब कुछ हो गया, एग्रीमेंट क्रिएट्स मोनोपोली वगैरह, हाँ वॉइड एग्रीमेंट्स का लिस्ट हो गया, माय मिस्टेक, वॉइड एग्रीमेंट्स का लिस्ट हो गया, वेरी गुड। अब उसके पहले जा एग्रीमेंट्स अपोज टू पब्लिक पॉलिसी मिलेगा, एक कैटेगरी मिलेगा तुमको, ढूंढ जरा, एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, पेज के एंड में मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड के पेज के एंड में मिलेगा, 1.6 हाँ मेरी माँ, हाँ मिला, हाँ। अब ये भी वॉइड एग्रीमेंट्स ही है, ये भी जो हम करके वो वॉइड एग्रीमेंट्स का ही लिस्ट है, और ये करके खत्म कर देंगे, हो जाएगा।
ये समझा ना ट्रेड का। अच्छा इसके ऊपर इतना डिस्कशन इसलिए दिया क्योंकि मैरिज वगैरह में ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं आते, एग्रीमेंट एंड डिस्टेंस ऑफ मैरिज वगैरह। ट्रेड में बहुत कुछ आ सकता है, इसलिए बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। चल और नहीं, शादी या लीगल प्रोसीडिंग्स के ऊपर ज्यादा कुछ नहीं पूछ सकते, लिमिटेड है। अच्छा व्हाट इज पब्लिक पॉलिसी? सोसाइटी इन जनरल। तो पब्लिक पॉलिसी के नीचे एक पैराग्राफ दिया है, है ना, वो पैराग्राफ है ना, नहीं पैराग्राफ है ना, एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। नहीं ये 2-3 लाइन से, हाँ वो मत करो, देखो भी मत, सीधा जाओ हेडिंग पे, उसके अंदर ट्रेडिंग बिल हो गया ऑलरेडी, एलियन एनिमी वही है। नहीं वो नहीं है, ट्रेडिंग विद एनिमी मतलब दुश्मन देश का सिटीजन, एनिमी इज डिफरेंट। अपने देश में कौन एनिमी होता है? तो लॉ तो नहीं मानता एनिमी, कॉम्पिटिटर अलग है, उसको एनिमी नहीं बोलते, उसको एनिमी नहीं बोलते, एनिमी मतलब दुश्मन। नहीं सारे भारतीय हमारे, वो क्या टाइम पास के लिए थोड़ी बोलते हैं, वो है एक्चुअली लॉ के नजर में है, तुम मानो ना मानो, मतलब एटलीस्ट दुश्मन नहीं है सारे भाई बहन नहीं, वो उसको सीरियसली मत लो, दुश्मन नहीं है एटलीस्ट, इतना तो मान ही सकते हो ना, हमको भाई बहन नहीं मानना है, ठीक है मत मानो। एनीवेज चलो, मैटर ऑफ चॉइस तो ठीक है, अलग बात है, हमको नहीं चाहिए। ट्रेडिंग में देने में क्लियर है। अच्छा भाई बहुत हो गया, सेकंड पॉइंट। हाँ अभी मत कर, आगे थर्ड पॉइंट, वो भी नहीं बाद में, नेक्स्ट। हाँ ये पहले करते हैं, पहले हल्के फुल्के कॉन्सेप्ट करते हैं, वो दोनों थोड़े डिफिकल्ट। ट्रैफिकिंग, अच्छा ये यहाँ पे ट्रैफिकिंग का मतलब सेल है या ट्रेड, ट्रेड ट्रेड, ट्रैफिकिंग का मतलब ट्रेड, ट्रेड यानी कि डीलिंग, सेल करना। विमेन ट्रैफिकिंग होता है, चिल्ड्रन ट्रैफिकिंग होता है, सुना है ना, बच्चों को बेचते, गलत है वो एग्जांपल एक्चुअली, बट वो वैसा ही होता है ना, तो वही है एक्चुअली। लेकिन ये यहाँ पे ट्रैफिकिंग इन क्या लिखा है, relating to public offices and titles. पब्लिक ऑफिसेस एंड टाइटल्स, गवर्नमेंट का एक पोस्ट, इसके किसको चाहिए, सुनिए किसको चाहिए, क्लेरिकल का पोस्ट, हाँ पोस्ट है चाहिए। इसने बोला कि क्या लगे, मतलब क्वालिफिकेशन वगैरह है सब कुछ, लेकिन गवर्नमेंट पोस्ट में सिर्फ क्वालिफिकेशन से तो बात नहीं होती ना यूजुअली, तो मैंने बोला 25 लाख रुपया भरना पड़ेगा, 25 लाख रुपया भरोगी तो जॉब तुम्हारा, लेकिन मेरे पास क्वालिफिकेशन है, फालतू बात नहीं करने, क्वालिफिकेशन वाला बहुत लोग, तेरे को जॉब चाहिए ना, 25 पेटी दे, मिल जाएगा जॉब तेरा। लेकिन क्लरिकल के पोस्ट में 25 लाख रुपया क्यों, ये 2-3 साल में रिकवर कर लेगी, टेबल के नीचे से, गवर्नमेंट पोस्ट में वो एक होता ही है ना। अब जो बंदा ब्राइब देके गवर्नमेंट पोस्ट लेता है, वो ब्राइब कमाने के लिए ही लेता है, बाकी सैलरी तो इतनी नहीं होती, काम तो होता ही नहीं, वो अलग बात है। पब्लिक ऑफिस समझ में आ रहा है, कब के सैलरी के कंपैरिजन में काम नहीं होता, तो ऑब्वियसली करप्शन वगैरह का कमाई वाली पोस्टिंग होगी, तो कमाई वाली पोस्टिंग के लिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई 25 लाख रुपया दे, 2-2.5 साल में तेरे पैसे वसूल हो जाए, तो बाद में तो जो भी करेगी प्रॉफिट है, तो 25 पे डाल देना, क्या फर्क पड़ता है, समझ में आया। अब ये गलत है या सही है, गलत है, सिंपल सी बात है। तो एग्रीमेंट बिटवीन मी एंड हिम हर इज वॉइड। अब एक बात सुनना, इसमें एक और चीज भी आती है, सपोज उस पोस्ट पे ये है, अब मैं इसको क्या बोलूंगा पता है, रिटायर हो जा, रिटायर हो जा, जबरदस्ती उसको मार नहीं रहा, रिटायर हो जा, कोएर्शन वगैरह कुछ नहीं, रिटायर हो जा। अब ये क्या बोलेगा, मैं क्यों रिटायर हूँ, सपोज ये 40-50 साल का है,
वैसे भी तेरे को अभी रिटायरमेंट के लिए 6-7 साल ही बाकी, 8-10 साल ही बाकी। दूसरी बात क्या है ना, अभी तू रिटायर हो जाएगा तो तेरे को रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी मिलेगी, वो तेरे पास ही ऑब्वियसली तेरे हक के बोले। ऊपर से मैं तेरे को 15 लाख रुपया देता हूँ। हाँ 10, हाँ थोड़ा ज्यादा रखो ना, 10 लाख रुपया देता हूँ। खुश किस बात के? अरे रिटायर होने के, हो जा रिटायर, निकल जा। क्योंकि इससे कितना मिलेगा? 25, इसको 10 बेचूंगा तो भी 15 मेरा ना। ये भी खुश, ये भी खुश, और सबकी खुशी में मेरी खुशी। कितना प्यारा आदमी हूँ मैं, समझा कुछ बात को? ये भी खुश, ये भी खुश, मैं भी खुश, प्रॉब्लम क्या है? अरे ये तीनों खुश लेकिन पब्लिक दुखी ना। ऐसे लोगों की वजह से ही तो पब्लिक को काम नहीं होते ना, इसीलिए तो गवर्नमेंट पीछे है। ऐसे लोग आते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल तो बीच में टेम्पल से तेरे को लिया मैंने, इसलिए कौन था, बाकी कोई रीजन देना, मैंने तेरे को पकड़ा उसको नहीं, तो मेरे लिए समझा ना, जो पकड़ा गया वो चोर। तो चोरी करते टाइम थोड़ा समझ के, पकड़ी नहीं जाए। सीधी सी बात है ना, चोरी करो पकड़े नहीं जाओ तो, और फिर बहुत बड़ी चोरी करो तो तुम पॉलिटिशियन, बाद में पता चलेगा। ये समझ में आया? एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्राइवेट ऑफिस नहीं, खाली क्या बोले, पब्लिक। तो अगर तुमको ऐसा क्वेश्चन आया कि किसी कंपनी के एमडी ने बोला कि ये जॉब चाहते हो तो 10 लाख रुपया दे दो, वैलिड है, वैलिड है। कंपनी के, प्राइवेट कंपनी के बोला, तो पब्लिक ऑफिस बोला है, तो अपना फालतू लॉजिक अप्लाई मत करना कहीं पे, पब्लिक ऑफिस बोला है, दोनों अलग चीज है। कंपनी ने बोला कि हमको पैसे चाहिए तुमसे, अगर तुम जॉब चाहते हो तो तुमको एक 15-20 लाख रुपया भरने पड़ेंगे, सैलरी तुमको बहुत ज्यादा होगी, 15-20 नहीं, सपोज 5 लाख रुपया भरना पड़ेगा। किस बात का? एक बॉन्ड है, सिक्योरिटी बॉन्ड है, तुमको भरने पड़ेंगे तो तुमको जॉब मिल जाएगी। तुम उसको जो समझना है समझो, डोनेशन समझो, करप्शन समझो, जो समझना है समझ लो। हम लोग 5 लाख रुपया दे रहे हैं, करप्शन के नाम से थोड़ी लूंगा, तो उसको हम नाम दे देंगे, ट्रस्ट को डोनेशन वगैरह कुछ भी। ऐसा हुआ है, ऐसा होता है, ऐसा किधर हुआ? तो अभी मुझे स्ट्राइक हुआ, हमारी फील्ड में एक है फैकल्टी, तो उनको एक कॉलेज में, नाम नहीं ले सकते, उन्होंने ये बोला कि तुमको जॉब मिल जाएगा लेकिन डोनेशन देना पड़ेगा हमारे ट्रस्ट को। एडमिशन के लिए होता है ना यूजुअली ट्रस्ट, डोनेशन, बच्चे का एडमिशन लेना है तो मुझे तो देना पड़ेगा, है ना, छोड़ो। समझ में आया? फैकल्टीज को भी होता है, परमानेंट प्रोफेसर बनना है ना, लाइफ सेट करनी है ना, तो 5-6 लाख रुपया दो। अच्छा हमको थोड़ी देना है, डोनेशन दे दो, किसको? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, मतलब पैसा तो इंस्टीट्यूशन के पास ही जाएगा। क्या इलीगल है? नहीं, वैलिड है, ये वैलिड है, इसके बारे में कुछ नहीं बोले, पब्लिक ऑफिस के बारे में बोले, क्योंकि हेडिंग क्या है इसका? मेन हेडिंग अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, सोसाइटी के अगेंस्ट। समझा? क्वालिफिकेशन भी है तो पोस्ट मिल सकती है, मिल सकती है, गलत ही है ना, मैं तो बोल रहा हूँ। इनफैक्ट गवर्नमेंट पोस्ट पे जेन्युइन पर्सन आना चाहिए, आना चाहिए, आते नहीं है वो अलग बात है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आना चाहिए। रिजर्वेशन नहीं है, हाँ रिजर्वेशन जो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल बात नहीं करेंगे, हाँ तो ये वर्ड है, लेकिन आपको इसने ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, वो तभी मैंने बोल रहा हूँ, ये भी वर्ड है। मतलब अगर कोई एग्जांपल दे देंगे कि तुम रिटायर हो जाओ और उसके पैसे देता हूँ, तो वो भी वर्ड है, किसी जेन्युइन पर्सन को निकल भी नहीं सकता, तो वर्ड है, इलीगल नहीं है वो। उसको रिटायर होना तो हो जाए, होने दो, नहीं होगा तो कोर्ट में नहीं जा सकते कि मैंने बोला था रिटायर होने के, ऐसा थोड़ी होता है। अगर डोनेशन दिया और फिर आपने हाँ बाद में जॉब से निकाल दिया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका वो लेना देना नहीं, नहीं वो गाने जॉब मिलने का कॉन्ट्रैक्ट है, निकालने का नहीं चाहिए, निकाल तो सकते हैं इंस्टीट्यूशन, ऐसा थोड़ा परमानेंट हो गया तो, लेकिन हो जाते हैं परमानेंट, हो जाते हैं। अच्छा हम ये नहीं बोल रहे, हम ये बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या वॉइड है,
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो वैलिड है, इसमें वो नहीं आता ट्रस्ट वाला एजुकेशन। वो लोग ना लॉ के लूपहोल्स का फायदा उठाते हैं। हम थोड़ी पैसे मांग रहे हैं, हम क्या मांग रहे हैं, डोनेशन मांग रहे हैं। अब छोटे बच्चे का एडमिशन फीस देना है, फीस तो फीस अलग है ना, फीस ज्यादा नहीं चार्ज कर सकते तो वो क्या करते हैं, डोनेशन मांगते हैं। अब डोनेशन का एक्चुअली देखा जाए ना तो डोनेशन स्कूल में एडमिशन के लिए कंसिडरेशन नहीं है। स्कूल में एडमिशन के लिए कंसिडरेशन सिर्फ फीस ही हो, डोनेशन नहीं, लेकिन वो ले रहे हैं और उसको वैलिड माना जाता है। मेरे हिसाब से 100% गलत है, लेकिन है तो है। अब मुझे अगर चाहिए एडमिशन, मेरे लिए नहीं मेरे बेटे के लिए, तो देना पड़ेगा डोनेशन। मैं तो जाऊँ म्यूनसिपैलिटी स्कूल में या गवर्नमेंट एडेड स्कूल में, वहां पे दे सकते हैं, या करवा होम स्कूलिंग वगैरह आजकल चल रहा है घर पे पढ़ाने का। एनीवेज छोड़ो, समझा? सर ये बोलेगा ट्रांजैक्शन बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। एग्रीमेंट ही वर्ड है, ट्रांजेक्शन वर्ड। अब मैं वापस बोल रहा हूँ, वॉइड का मतलब होते नहीं है कि आप बिल्कुल होते हैं, तो ये रिटायर हो जाए चलेगा, मैं इसको जॉब दिया तो भी चलेगा, मेरे पावर में है तो, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं है। मतलब अगर मैंने इससे पैसे ले लिए और मैं भाग गया, इसको नहीं दिया जॉब, तो कुछ नहीं कर सकते। अरे ये भी तो होता है, थोड़ा अलग कॉन्टेक्स्ट है। कुछ लोगों के पेपर्स नहीं छूटते, मतलब क्लियर नहीं होते बीकॉम के, उनको डिग्री चाहिए और पढ़ने की उतनी है ही नहीं कैपेसिटी, तो वो क्या करते हैं, पर पेपर 4,000 क्लियर करवा देते हैं। थोड़ा अमाउंट कम बोला, लेकिन है 4,000 भी है, ट्रस्टवर्दी नहीं है, लेकिन सोर्स होता है, क्लियर हो जाता है पेपर, तेरा पेपर क्लियर, तू खाली पेपर अटेम्प्ट करके आता है, लेकिन कुछ नहीं आता तो बैठ के आ जा, बैठने तो आते हैं ना, बैठ के आ जा, जाने का अपियर दिखाने का, खाली एब्सेंट नहीं लगना चाहिए, बाकी मैं देख लेगा। अब कैसे देख लो, तुमको क्या करने का, तुम 4,000 रुपया भरो पर पेपर, कितने पेपर निकालने हैं, 7 पेपर निकालने हैं, मल्टीपल करो, मल्टीप्लाई करो, जो आएगा वो मैं कर लेगा। नहीं जा सकता ना, अभी कैसे जा सकते हैं, तब तक वो यहाँ पे नहीं दिया, लेकिन इट इज कुछ तो पब्लिक कॉलेज है ना। सर लेकिन ये पेपर और तो प्राइवेट कॉलेज में तो वैलिड है ना। यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी प्राइवेट कॉलेज में क्या हो सकता है, एक्शन ले सकते हैं प्राइवेट कॉलेज, क्योंकि डिग्री अल्टीमेट यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। कॉलेज भले कितना भी हो एफिलिएटेड टू मुंबई यूनिवर्सिटी, तो ये प्रैक्टिस नहीं चलेगा, एफिलिएशन होता है। अभी ऑटोनॉमस आ गया है, इसीलिए तो अभी नहीं, अभी समझो, अभी यूनिवर्सिटी का रूल्स फॉलो करने की उतनी जरूरत नहीं। यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड है तो यूनिवर्सिटी के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, ऑटोनॉमस है तो हमारे रूल्स, तो हम जो बोलेंगे वो पेपर्स। तो एक दो कॉलेज में ये मैंने सुना है, मतलब अंदर से मुझे कॉलेजेस के नाम नहीं पता और मैं बोलना भी नहीं सकता, तो वहां पे इतना तक बोला है, ऑब्वियसली बड़े नहीं, थोड़े छोटे मोटे कॉलेज के, तू आजा खाली बैठ जा, कुछ नहीं आता तो मत बैठ, हम बाजू में, मतलब कुछ भी नहीं आता तो प्रोफेसर को बाजू में बिठा के लिखवा है। अरे तो कुछ कॉलेजेस में हो सकता है, लेकिन ये गलत है। लेकिन वो ये मैं एग्जाम्पल्स क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि नहीं वो ऑटोनॉमस कॉलेज में अलग, अब उनका कॉलेज तो उनका जैसा वो बोले वैसे ही चलेगा। समझा ना, ऐसे हुए हैं केसेस, जो मैं बोल रहा हूँ वो केसेस हो चुके हैं। अरे तो अब फ्री में थोड़ी करवाएंगे, उसके चार्जेस लेंगे ना, ये इतना स्पेशल फैसिलिटी है, वो सबके लिए थोड़ी होगा, वो अनऑफिशियली किसी एक पर्सन को होगा, और उसके बदले में क्या मिलता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मिलता है। ऑब्वियसली चार्ज तो करेंगे ना हम, और हमको भी तो पैसे कमाने, और ऐसे जो डिग्री मिलती है उस डिग्री की क्या वैल्यू। चले चले नेक्स्ट, नहीं और टाइटल्स भी दिए, टाइटल्स मिला, देखो अवार्ड्स दिए, देखो भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, मिला ना। अभी उसके लिए तुमको गवर्नमेंट टाइटल्स या गवर्नमेंट अवार्ड्स पता होने चाहिए, गवर्नमेंट अवार्ड्स पता होने चाहिए। कैप्टन,
लेफ्टिनेंट, लिeutenant बोलते हैं उसको, मिलिट्री टाइटल से कोई भी नहीं लगा सकता पागल, इसको बेच नहीं सकते। मुझे नाम के पहले कैप्टन लगाने के नहीं लगा सकता पागल, मिलिट्री टाइटल है लेफ्टिनेंट। और क्या रहता है, और कौन कौन से रहते हैं मिलिट्री टाइटल्स वगैरह, वो जनरल मेजर वगैरह जो भी है, कर्नल, वो छोड़ो। भारत रत्न दिए ना वो, पद्मश्री, पद्म विभूषण, और कौन सा रहता है वो, राजीव गांधी, वो बंद हो गया, उसके जगह पे आ गया ध्यानचंद, पता है ना, लेटेस्ट नाम चेंज हुआ है। हमको क्या करने के, ये पेपर में पूछ सकते हैं पागल, अब भी चेंज हुआ है। ध्यानचंद या ज्ञानचंद, ध्यानचंद ना, ध्यानचंद हॉकी प्लेयर है। तो राजीव गांधी पुरस्कार खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था, अभी रिसेंटली बीजेपी ने, ऑब्वियसली बीजेपी, राजीव गांधी, तो गांधी का नाम चेंज करके स्पोर्ट्समैन का नाम लिखा, बीजेपी के पर्सन का नाम नहीं लिखा, वो अच्छा नहीं है कि हमारा नाम नहीं है, तुम्हारा भी नाम नहीं रखना चाहिए और हमारा भी नाम नहीं रखना चाहिए, किसी स्पोर्ट्समैन का नाम रखते, तो उन्होंने रखा, अभी हुआ है ना, और कॉन्टेक्स्ट है ना, रिलेवेंस है ना, तो पूछ लेंगे, और तुम बोलोगे कि ये क्या होता है, अरे भाई ये वही है। सर, हाँ पैसे लेके कैप्टन नाम आने लगा, पैसे लेके, हाँ, तो चलेगा ना, बर्थडे पे थोड़ी लेके पकड़े जाएंगे तो अलाउड नहीं है ये, अरे एक्शन लेते हैं, एक्शन लेते हैं, तुम कैप्टन नहीं लगा सकते। अब मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं डॉक्टर लगाऊं चलेगा, अरे पागल, उससे ये भयंकर है, उससे ये बहुत ज्यादा भयंकर है, कैप्टन बोल के तुम किधर भी बेनिफिट्स ले लोगे, उस कैप्टन के बेनिफिट्स होते हैं, कार्ड कार्ड वगैरह मिलते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, और बेनिफिट्स उसको कुछ स्पेशल राइट्स होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, जेल में डाल देंगे तुमको, ऐसे करोगे तो जेल में डाल देंगे, सीवियर पनिशमेंट है, मजाक नहीं है। डॉक्टर लगाना फिर भी समझ सकते, लालू प्रसाद यादव के बेटे को मिला है अभी 10वीं पास, डॉक्टर किसी बिहार की किसी यूनिवर्सिटी से, बिहार यूनिवर्सिटी की बात ही और है, छोड़ो, तो वो चल जाता है। अब पॉलिटिक्स में करियर करना है तो डिग्री चाहिए ना, अब दे दो किसी भी फालतू से यूनिवर्सिटी का डॉक्टरेट, समझा कुछ, एनीवे छोड़ो, डॉक्टर का नहीं पूछेंगे, ये सब पूछेंगे। लेफ्ट सारे गवर्नमेंट अवार्ड्स, फिल्म फेयर अवार्ड, लक्स जी सिने अवार्ड्स, स्टार अवार्ड्स, जी ये सब नहीं, ये प्राइवेट में, तो ये एसआर के खरीदे चलेगा, चलेगा ना, कि भाई मेरे पिक्चर को अवार्ड मिलना चाहिए, पहले 4-5 साल मुझे अवार्ड्स मिलने चाहिए, एक बार मेरा करियर सेट हो गया, फिर बाद में मैं किंग खान बड़े वाला, समझा, ऐसा हुआ था, हाँ ऐसा हुआ था, बिल्कुल हुआ था, ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही हुआ था, उस वक्त सबको पता है। हाँ तो चलेगा, तो चलेगा, ऐसा कुछ रॉन्ग नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट ऑब्जेक्शन नहीं है, तुम्हारी मर्जी, आपस में क्यों अवार्ड बेचो, खरीदो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नमेंट अवार्ड्स नहीं, पद्मश्री नहीं, चले, बहुत हो गया, आगे, हाँ आगे दूसरा, मैरिज ब्रोकरेज, हाँ हो गया था ना ये बेसिकली, हाँ ऐसा कोई भी एग्रीमेंट, थैंक यू, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो मोनोपोली क्रिएट करे, void, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट बेसिकली में भी हुआ था, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो मार्केट में मोनोपोली क्रिएट करे, कंपटीशन को तोड़े, void, इसका क्वेश्चन आ सकता है, वो कॉम्बिनेशन अलग है, कॉम्बिनेशन में भी तो ऐसा है, हाँ अगर कॉम्बिनेशन भी तुमने ऐसा किया एक साथ आके कि जिससे कंपटीशन पे इम्पैक्ट हो रहा है, नहीं चाहिए, समझा ना, अभी नहीं तो 5 मिनट के बाद आता तेरे पढ़ो, आ सकता था, आ सकता था, मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि माइंड पढ़ सकूं, लेकिन आ सकता था, बराबर ना, समझा ना क्या, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो अदरवाइज लीगल है लेकिन जिससे मोनोपोली मार्केट में क्रिएट हो रही है या कंपटीशन किल हो रही है, वो void है। सर मैं मेहनत से आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़े, अरे लेकिन इससे नुकसान कस्टमर का होता है ना, अब मैं फ्री में गुड्स बेचूंगा, प्रॉब्लम क्या है,
प्रॉब्लम कुछ नहीं है, हमको पता है कि तू फ्री में क्यों बेचेगा, ध्यान गरम नहीं कर रहा है तू, तेरे को कॉम्पिटिटर को खत्म करना है इसलिए तू फ्री में बेच रहा है, नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। हम तुम्हारे लॉन्ग टर्म इंटेंशन के अगेंस्ट। सपोज ऐसे पार्टनर की बैठते हैं, वो अपने पार्टनर से झगड़ा करके अगले दिन बोला कि मैं बेच रहा है, हाँ कोई धंधा और भी लोग कर रहे हैं, हाँ कॉम्पिटिशन को अफेक्ट कर रहा है। हाँ, थोड़ा तो चलेगा, मोनोपोली क्रिएट नहीं होना चाहिए, और वो भी सीसीआई को लगना चाहिए। ये छोटे एरिया की बात नहीं कर रहे, होटल वगैरह छोटे एरिया की बात नहीं कर रहे, बड़े लेवल पे कर रहे हैं। तभी तो मैंने एग्जांपल तभी बीसीके में जियो का दिया था, होटल का थोड़ी दिया था। होटल में करो जितना करना हो, उससे कोई नुकसान नहीं होता। अब जियो में तो खत्म हो जाएगा ना, अगर जियो और 2-4 साल देता तो एयरटेल एयरटेल खत्म। आज जो वोडाफोन की कंडीशन है, वोडाफोन तो खत्म हो जाता पूरा, और एयरटेल अभी जो वोडाफोन की कंडीशन है उधर एयरटेल आ जाता है, मतलब सिर्फ जियो बाकी मरो। ऐसा ही होगा ना, और क्या होगा, तो मोनोपोली हो गया, नहीं चलेगा भाई। सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया आता है, वो बीसीके में है सीसीआई, तो दोनों को लिंक करके क्वेश्चन आ सकता है कि वहां पे भी लिखो कि दिस इज ऑल्सो अगेंस्ट, नहीं सर रुको रुको रुको, दिस इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड, दिस इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड अंडर कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। पेपर में लिखना, मतलब पेपर चेकर खुश हो जाएगा कि तुमको ये भी पता है कि कंपटीशन एक्ट के अंडर प्रोहिबिटेड है, मतलब अलाउड नहीं है। इट इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड, दिस इज मतलब इट इज, देखो जैसा चाहिए वैसा, प्रोहिबिटेड अंडर इंडिया इन अंडर कंपटीशन एक्ट 2002। अब मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने बीसीके में बता दिया था, और वो कुछ है नहीं यार ऐसा कोई भी चीज तो कंपटीशन क्रिएट करे, और उधर दिया भी नहीं है ज्यादा। नेक्स्ट, हाँ ये भी हल्का फुल्का है, मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट है, और उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है, सीपीटी के टाइम अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। मैरिज ब्रोकरेज का मतलब ये है, थोड़ा गलत ही एग्रीमेंट है देखा जाए तो। मिस्टर एक्स शादी के लिए हॉल बुक कर लिया, सब कुछ तैयारी हो गई, खाली लड़की नहीं है। मैंने बोल दिया मैं सप्लाई करता हूँ, गलत बात कर रहे हो सर, तो बात ही है ना, गलत की तो चीज है, गलत ही चीज है, समझ में आ रहा है, बहुत गलत बात है। हाँ तो मैं किधर बोल रहा हूँ सही है, लेकिन वो उसी का एग्रीमेंट, लड़की मैं सप्लाई करता हूँ, गलत है ना, सोसाइटी के अगेंस्ट है, ऐसा थोड़ी होना चाहिए। हाँ ट्रैफिकिंग जैसे ही हुआ ना, और क्या हो गया, देखो एग्जांपल चेक करो तुमको मिल जाएगा, मैंने जो बोला वही एग्जांपल है, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वर्ड यूज किया, प्रोक्योरिंग वाइफ ऐसा कुछ होगा, बात तो वही है, वाइफ मैं दिलवा देता हूँ, गलत बात है। लेकिन सर अगर वो वाइफ को भी अग्री होगा तो वो तो म्यूचुअल बात है ना सर, वो तो कोई भी कर सकता है ना किसी के साथ भी, उसकी बात। अरे बार वैसे हो गया कोई घूमते किसी और वॉइड है, इलीगल की बात ही नहीं बोल रहे। हाँ घूमते ना लड़कियां, हाँ तो वही मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ, ये समझा। अब तो उधर दिया, उधर मैरिज ब्यूरोज नहीं, शादी.com नहीं, शादी.com थोड़ी शादी करवाता है, नहीं करवाता, आमने सामने मिलाता है। अब मेरी सिस्टर ने शादी.com में ये किया है, क्या बोलते सब्सक्राइब किया है, मेंबरशिप वगैरह प्रोफाइल बनाया, तो वो देखती रहती है, मुझे भी दिखा, मुझे नहीं दिखा, हट तेरे को ऐसा क्या ऑफर, कपड़े के भी शॉपिंग, लड़के के भी, आई मीन सॉरी, अब उसमें क्या गलत है, अब उसमें गलत क्या है, बिल्कुल अरेंज मैरिज है, ऐसे ही करते पड़ता है, और अच्छा भी है कि ज्यादा वो जो कम्युनिटी है उसमें ज्यादा लोग मिल जाते हैं, और सही भी है, तो कुछ गलत बात नहीं है। अब यहाँ पे शादी.com क्लियर प्रोफेशनल काम कर रही है, दोनों को आपस के साथ मिला रही है, शादी नहीं कर रही है, शादी तो वो वॉलंटरली डिसाइड करेंगे ना, शादी.com थोड़ी गणपति पे घोड़ा रख के शादी करवाएंगे, नाम शादी.com होने से थोड़ी शादी करवाना हो जाता है, वो तो नाम शादी.com है, तो कुछ गलत कर रहा बिल्कुल नहीं। और ऐसा हम लोग के रिलेशन में ना कोई होता है, जस्ट इमेजिन शादी चल रही है किसी की, या कोई फंक्शन चल रहा है, तो सपोज कोई है, सपोज ये बैचलर है अभी, सपोज 25-28-30 साल का, 27-28 साल का है,
और मैं वो अंकल हूँ जो सिर्फ लड़के लड़कियां घूमते रहता है ताकि शादी करवा सके और पैसे कमा सके। अगर मुझे जोड़ियां मिलाने में इंटरेस्ट नहीं, जोड़ियां मिला के पैसे कमाने में इंटरेस्ट है। जोड़ियां भी मिलाऊंगा, कुछ गलत नहीं करूंगा। अब इसमें क्या गलत है? अब मैं इसको फोटो वगैरह दिखाऊंगा और क्या बोलूंगा कि भाई शादी जल्दी करो, हाँ, जल्दी हर चीज टाइम पे होनी चाहिए वगैरह वगैरह, ये सब लेक्चर दूंगा। अब मुझे क्या लेना देना इसकी लाइफ में? अगर इसका सेट हो जाएगा तो मेरा भी तो। अब इसमें क्या गलत है? कुछ भी गलत नहीं है। पैसा मिलेगा ना, पैसा मिलेगा रे। हाँ वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है, जबरदस्ती थोड़ी। लेकिन सर आपने ऐसे बोला कि लड़की है लेकिन फिर वो लड़की को कोई प्रॉब्लम नहीं है मैरिज से। तो वो अलग बात है, वो अलग बात है। समझ में आया? बात खत्म ना। और अभी क्या बोलेंगे? इसमें भी ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आएगा, खाली मैरिज ब्यूरो के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन आ सकते हैं। वो मैरिज ब्यूरो का देख लेना कि मैरिज ब्यूरो की चीज दी तो फिर वो वैलिड है, वो वॉइड नहीं है। क्लियर? पक्का? क्या हुआ रे स्कोर? 68 के साथ। हाँ तो फोन अंदर रख। फोन अंदर रख। अब नहीं पढ़ा चाहे सर के मतलब नहीं तुमसे ले लो। फाइन सर वो मैं क्लासेस की पॉलिसी मतलब लेना चाहिए। ठीक है बाद में देखते हैं, छोड़ो पहले ये खत्म करते हैं। मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं, मुझे इसमें इंटरेस्ट है। तो फोन रखेगा अंदर। तो मैं कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर रहा था इसलिए मैं रुक रहा था, नहीं तो मैं देख रहा हूँ कब से। मतलब जब से तुमने चल रहे तब से ऑलमोस्ट देख रहा हूँ। यहाँ से दिखता है, ऐसे मत करो। चले आगे बढ़े। हाँ। Interference with the course of justice. कोर्ट ने बुलाया विटनेस, कोर्ट ने विटनेस बुलाया इसको और मैंने बोल दिया कोर्ट में मत जा, मैं तेरे को पैसे देता हूँ। तो कोर्ट में जाएगी तो मैं पकड़ा जाऊंगा ना। तो एक बेचारा सभ्य प्राणी गाड़ी चला रहा है, गलती से फुटपाथ पे चला गया, कुछ लोग मर गए। गरीब प्राणी बेचारा, कोई लैंड क्रूजर वगैरह लेके ऐसे जा रहे हैं और लोग डैमेज है, कुछ हो गया इंजर, तो ऑब्वियसली वो पुलिस कंप्लेंट होगी। तो वो महान प्राणी बाकी लोगों को बोलेगा कि कोर्ट में मत जाओ, तो जाओगे तो बोल देना कि मैं नहीं था। तो पैर कैसे टूटे? कबड्डी खेल रहे थे। क्या बात कर रहे हो? उनको थोड़ी भरोसा होगा, उनको भरोसा होने की जरूरत नहीं है। मैं छूट गया, बात खत्म। विक्टिम को कोई प्रेशराइज नहीं करता, झूठ बोल रहा है सही बोल रहा है, वो तो कल्प्रिट होता है उसको। विक्टिम को थोड़ी पूछा जाएगा नहीं तुमको सही बोलना पड़ेगा, मुझे नहीं बोलना है, हम कबड्डी खेल रहे थे, आपस में पैर तोड़ दिए हमने एक दूसरे के। दुनिया जानती होगी कि भले ये झूठ बोल रहे हैं तो भी कोई कुछ भी नहीं कर सकता, विक्टिम को कुछ नहीं। लेकिन ये एग्रीमेंट वॉइड है, इलीगल नहीं बोला है, वॉइड है। ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो जस्टिस के कोर्स में बाधा डाले, रेस्ट्रिक्शंस क्रिएट करे या ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करे, वॉइड। एग्जांपल दिए, एग्जांपल दिए। तो एग्रीमेंट विद द विटनेस टू रिमेन एब्सेंट इन द कोर्ट, यू रिमेन एब्सेंट इन द कोर्ट, पैसे देता हूँ। तो पैसे देना होगा लीगल है। हाँ, और जज को दे दिया नहीं तो डिसीजन मेरे फेवर में सुना, वो भी है, वो भी एक तरीके से क्या है, इंटरफेरेंस इन द कोर्स ऑफ जस्टिस। क्लियर? बस इसके बाद स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन पे जाओ, क्योंकि दो पॉइंट्स रिलेटेड है। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन मिला?
पहले ये तो लिखना पड़ेगा कि टू स्टिफल मीन्स व्हाट। टू स्टिफल मीन्स either to stop or to withdraw, to stop or to withdraw। और प्रोसीडिंग्स का यहाँ पे मीनिंग है, प्रोसीडिंग्स मीन्स क्रिमिनल केस, क्रिमिनल केस, सिविल सूट नहीं, क्रिमिनल केस। तो सिमिलर है प्रोसिक्यूशन सॉरी प्रोसीडिंग्स, सॉरी मैंने गलती से बोला, सॉरी प्रोसिक्यूशन करेक्ट। प्रोसीडिंग्स तो नॉर्मल चीज है, सॉरी माय मिस्टेक, थैंक यू। प्रोसिक्यूशन सॉरी, होता है बहुत सारे वर्ड्स आते हैं ना। प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन मतलब क्रिमिनल केस, टू स्टिफल मीन्स टू विड्रॉ। पहले फर्स्ट लाइन पे ये दे देना क्योंकि बहुत टेक्निकल टर्म्स है, पहली बार आए तो उन ऐसे वर्ड्स का ना पहले ही मीनिंग दे देना क्योंकि हमको वो भी पता है और कॉन्सेप्ट भी पता है। तो ऐसा एग्रीमेंट जो क्रिमिनल केस वापस लेना है। अगेन सेम एग्जांपल, जो तुमने केस फाइल किया था पुलिस स्टेशन में वो वापस ले लो मेरे खिलाफ, बदले में 20 लाख रुपया देता हूँ। अब क्या करोगे? मैं जेल में जाऊंगा तुम्हारी वजह से, जाऊंगा, तुम्हारा क्या फायदा होगा? अब तुम केस वापस ले लो, पैर तो वापस नहीं आने वाले। वैलिड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, कल्प्रिट्स ये अपने कल्प्रिट्स के अपने वैलिड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। वो क्या बोलते हैं कि ठीक है मेरी गलती हो गई, मैंने जानबूझ के तो नहीं किया। दूसरी बात, हाँ मैं शराब में किया था, व्हाटएवर इट इज, मैं जेल में चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा क्या फायदा होगा? अगर तुम नहीं करोगे, केस वापस ले लोगे, तो बिल्कुल तुम्हारा फायदा करा के दे सकते। पहले ही पैसे दे देता हूँ, चलो वापस ले लो केस। अब कोई जबरदस्ती तो नहीं कर सकता कि केस करनी वापस। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए, ये एक पॉपुलर केस था। सेम इंसिडेंट पे बहुत सारे केस हो चुके हैं। पैसे लो, निकल जाओ, गाँव कहीं पे शिफ्ट हो जाओ, हम तुम्हारे अकाउंट में पैसे भेज देंगे या कैश दे देंगे, निकलो जल्दी से जल्दी। क्योंकि नहीं तो गया ना, पूरा लाइफ गया ना जेल में। एटलीस्ट 6-7 साल 8-10 साल तो गए अगर ड्रिंक एंड ड्राइव है तो। एक्सीडेंट अलग बात है, एक्सीडेंट अलग चीज हो सकता है कंट्रोल छूट गया, हो सकता है कि ब्रेक फेल हो गए, बिल्कुल हो सकता है, वो एक्सीडेंट है। वो है, लेकिन एक और चीज है उसमें एक तुमको कॉन्सेप्ट मिलेगा, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस मिला, लिस्ट दी होगी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वो भी लिखा हो, पूरा अंडरलाइन करो। पूरा पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है। कंपाउंडेबल ऑफेंस, पुलिस रेलवे में देखा है कभी? चेन खींचने पर 1 साल तक के और 1000 रुपया जुर्माना या 5000 जुर्माना, और लिखते कभी कभार ऐसा होता है ना, ऑप्शनल होता है, जेल भी है या फाइन, जेल या फाइन। ये बहुत छोटे छोटे ऑफेंसेस होते हैं। ऑफेंसेस मतलब क्राइम्स, ऑफेंसेस मतलब क्राइम्स, लेकिन ये नाम के लिए है क्राइम्स। एक्चुअली चेन खींच के किसका क्या गलत होने वाला है? खाली इनकन्वीनियंस होगा, बाकी क्या गलत किया? किसी को मारा नहीं, किसी चोरी की नहीं, डाका कुछ नहीं डाला यार, कुछ नहीं, कुछ गलत नहीं किया है देखा जाए तो ऐसे छोटे छोटे केसेस में क्या होता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम एग्जांपल दो भी मत क्योंकि है भी नहीं बात। कंपाउंडेबल ऑफेंस का मतलब ये है कि फाइन और इम्प्रिजनमेंट हो। फाइन और क्या लिखा? मतलब अगर फाइन नहीं भरोगे तो जेल जाना पड़ेगा। ऐसे छोटे क्राइम्स को बोला जाता है कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। पहले ही पैसा भरो, जेल माफ कर देंगे, लीगली। मर्डर वगैरह नहीं है, छोटे मोटे, एकदम छोटी छोटी चीज जो तुमको बता दी ना तो तुम बोलोगे ये काय का क्राइम, ये थोड़ी क्राइम है, इतने छोटे छोटे ये वैलिड है। और ऐसे केस में अगर ट्रांजैक्शन किया कि एकदम छोटे छोटे क्राइम्स,
जिसमें वैसे भी पैसा देके बच सकते हो, ये एग्रीमेंट्स, ये केसेस वापस लेने का एग्रीमेंट वैलिड। तो देखा, वापस बोल रहा हूँ, नॉर्मल क्रिमिनल केसेस वापस लेने का एग्रीमेंट वॉइड है, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस का क्रिमिनल केसेस वापस लेने का एग्रीमेंट वैलिड। कंपाउंडेबल मतलब छोटे क्राइम्स एकदम, जिसमें खाली पैसा देके बच सकते हो। क्लियर? ज्यादा नहीं जाना है हमको, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की लिस्ट हमको सिलेबस में अभी भी नहीं है, इंटर में भी नहीं आएगी, फाइनल में भी नहीं आएगी। नहीं आएगी तो पूछेंगे ही नहीं ना, काय को टेंशन ले रहे हो। लेकिन क्या पूछ सकते हैं, ऊपर का पार्ट पूछ सकते हैं, सिविल प्रोसिक्यूशन 3 मार्क के लिए पूछ सकते हैं, 2-3 मार्क के लिए। अगर पूछ लिया हमने ऐसा क्राइम तो ये बोलता है विषय आगे बढ़ा क्राइम है, हाँ तो उन्होंने लिखा वैलिड है, केस विथड्रॉ करना, हाँ, हो जाएगा। नहीं पूछेंगे, कंपाउंडेबल नहीं पूछेंगे। तुमको कंपाउंडेबल क्या होते हैं वो पता होने की जरूरत नहीं है, तुमको कंपाउंडेबल वर्ड पता होना, ऑफेंसेस शॉर्ट नोट में लिखने के लिए अगर नोट पूछा तो सामने से नहीं देंगे, सामने से ऊपर वाला एग्जांपल दे देंगे, क्रिमिनल केस, मर्डर वगैरह ऐसा। देख, तुमको वैसे भी सिविल लॉ सिलेबस में क्रिमिनल नहीं है, तो तुमको इसमें हाई लेवल का डाउट नहीं आएगा, वेरी गारंटेड। अब एक लास्ट बचा है, देख, चैम्पर्डी एंड मेंटेनेंस, लास्ट है ना, और भी है, ये भी है, और दो है। और दो कौन से है? Interest against property. और कौन सा है? Consideration unlawful in part. हाँ, वो कर लेते हैं, बाद में खत्म, कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट। अब देख, कुछ ऐसा बताया था, दो पार्ट में डिवाइड होता है एग्रीमेंट, लीगल इलीगल। हाँ, लीगल इलीगल, तो जो इलीगल है वो वॉइड, जो लीगल है वो, लेकिन अगर डिवाइड पॉसिबल नहीं है तो टोटल समझा, वही है, पढ़ो। बोला था। हाँ वही है, पढ़ो, इसीलिए बोल रहा हूँ, वो अभी खत्म कर लेते हैं। सर CSR में कैसा होता है, फाइन या इम्प्लीमेंट ही होता है ना, हाँ, तो वो नहीं, और बोध भी होता है, और बोध भी होता है, कुछ है कंपाउंडेबल ऑफेंस कंपनीज एक्ट में, कंपनीज एक्ट में है, वो फाइनल में है, सर वो CSR में वो वैसा नहीं था, और उसमें भी तो होता है, उसमें कंपाउंडिंग करते हैं, सीएसआर में करते हैं। वेरी गुड, सीएसआर में होता है कंपाउंडिंग, सीएसआर नहीं किया तो पैसा बढ़ दो, जेल नहीं देना। इनफैक्ट अनिल अंबानी का हुआ था 2-4-5 नहीं, पैंडेमिक के पहले 550 करोड़ भरो फाइन, डिफॉल्ट, या फिर जेल जाओ। तो अनिल के पास नहीं थे, तो मुकेश ने भर दिया 550 करोड़, जेल बच गई, नहीं तो जेल जाना पड़ता। ये कौन सा ऑफेंस है? डिफॉल्ट हुआ है ना, इसमें थोड़ी यार कोई मर्डर वगैरह हुआ है, पैसा भर दो, तो तुम पैसे क्या चीज है ना, तो उसमें जेल में थोड़ी जाना है, पैसा भर दो, कंपाउंडेबल है, इसमें चलेगा। तो स्कैम करते हैं लोग, स्कैम अलग, स्कैम नहीं था, डिफॉल्ट किया, स्कैम करते तो इलीगल है, वो इलीगल है, वो जाना पड़ेगा, लेकिन छोटा मोटा डिफॉल्ट है, ये मैं पूरा पैसा दे रहा हूँ, नहीं स्कैम में नहीं। लेकिन अभी इसने बोला ना डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट मतलब कैसे, सीएसआर में 2% खर्चा करना रहता है प्रॉफिट का, ऐसा है रूल है, बड़ी कंपनीज को प्रॉफिट का 2% सीएसआर मतलब सोशल वर्क पे खर्चा करना, ये लॉ बोल रहा है। अब तुमने नहीं किया तो कोर्ट में मैटर गया एनसीएलटी के पास, मतलब कंपनी के कोर्ट में, तुम बोल दिया कि सॉरी गलती हो गई, अब इसमें थोड़ी कोई बहुत बड़ी बात हो गई है, गलत किया है, पैसा भर दो, जेल में थोड़ी भेजेंगे, आप चार्ज बोलो ना, हम भर देंगे। ये तो एक बार हुआ था, बार बार हुआ। हाँ, तो पनिशमेंट होती है, बार बार होता रहा तो नहीं चलेगा। वेरी गुड, सुपर क्वेश्चन, बार बार होता रहा तो नहीं चलेगा, तो दोनों लगाएंगे, फाइन भी लगाएंगे, जेल में भी भेजेंगे, टैक्स नहीं भरते तो पनिशमेंट थोड़ी होता है, कोई पैसा लगे, पैसा भर दो, लेकिन नहीं भरोगे तो फिर जेल, हाँ तो कंपाउंडेबल ऑफेंस, लेकिन मत लिखो पेपर में, वो पढ़िए, कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट, वो तुम जल्दी में वो समझ सकते हो, दूसरी बात ये कि वो अभी नहीं समझेगा सेंटेंस, वो हम बाद में सेंटेंस करेंगे, वो बाद में कर लेंगे, टेंशन मत। If the contract is not divided between two parts,
completely, then the entire transaction is void. ऐसा उसका मीनिंग होगा और मैं बाद में डिस्क्रिप्टेड करवा दूंगा। फिलहाल मैंने मीनिंग बता दिया, एग्जांपल दिया वहां पे नहीं ना, अनलॉफुल इन पार्ट, इसके रिलेटेड जो दूसरा कॉन्सेप्ट है उसमें होगा तब करूंगा। अनलॉफुल इन पार्ट बोला है, इन पार्ट आधा, और ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड। उसकी बात क्लियर, बहुत हो गया। हाँ ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर, तुमको नहीं रिकॉर्डिंग। Leave